ओके बेटा, कल तक हमने क्या कर लिया था? हमने कल इन्वेंट्री वैल्यूएशन शुरू किया और हमने कहा कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब क्या है। वालेकुम अस्सलाम। ये मालूम करना कि कितने की इन्वेंट्री अभी रिमेनिंग है, उसकी कॉस्ट क्या है और कितनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो कल हमें दो मेथड्स पढ़ लिए थे, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो आज हम क्या करेंगे, हम लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पढ़ेंगे। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में आपने क्या देखा था कि जब आप इन्वेंट्री में से कॉस्ट को निकालकर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर करते हैं तो स्पेसिफिकली उन्हीं यूनिट्स की करते हैं जो आपने सेल की है, यानी उसमें फिजिकल फ्लो और कॉस्ट फ्लो एक जैसा होता है। फिजिकली जो इन्वेंट्री हमारे पास से जारी होती है उसी की कॉस्ट निकल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाती है। फिर हमने देखा कि अगर हमें कंफर्म ना हो कि कौन सा यूनिट हमने सेल किया लेकिन कॉस्ट नोन हो, ऐसी कंडीशन में हम एजम्पशन बनाते हैं। और कल फर्स्ट एजम्पशन हमने पढ़ी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इनको फीफो या फाइफो कहते हैं। और उसमें हमने क्या देखा कि हम ये एज्यूम करेंगे कि जो यूनिट्स हमने सेल किए हैं वो अर्लियर यूनिट्स थे, तो उनकी कॉस्ट को निकाल के हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर कर दिया था। आज हम इसी क्वेश्चन को, जावेदीन इकबाल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लाइफो से। तो उसमें हमारी ये एजम्पशन होगी कि जो हमारे पास यूनिट्स मौजूद हैं उनमें से हमने वो यूनिट सेल किए हैं जो हमने लेटेस्ट परचेज किए थे, अभी अभी जो परचेज किए थे, हम ये एज्यूम कर रहे हैं। तो फिजिकली कौन सा यूनिट जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन हम कॉस्ट कौन से यूनिट्स की ट्रांसफर कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, जो लेटेस्ट हमने परचेज किए थे। सही है, तरीका वही होगा। एक, सबसे पहले बैलेंस लिखना है, फिर आपको परचेज करके बैलेंस बनाना है और सेल करके बैलेंस बनाना है। तीन काम होते हैं ना, बिगिनिंग बैलेंस लिखना और परचेज करके बैलेंस बनाना और सेल करके बैलेंस बनाना। तो इसी क्वेश्चन को हम दोबारा कर रहे हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, अभी हम लोग लाइफो करेंगे, फिर मूविंग एवरेज करेंगे, तो चारों हो जाएंगे परपेचुअल के। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा मुल्तान ट्रेडिंग कंपनी का, उसमें आपको तीन तरीकों से करना है, मतलब कॉस्ट फ्लो एजम्पशन करनी है आपको। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन का एक ही क्वेश्चन दिया था, अभी उसका बैलेंस मुझे बता देना क्या आप लोगों के पास आ रहे हैं बाद में। अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास इसकी स्केचिंग आ गई। सबसे पहला काम क्या होगा बेटा, बैलेंस लिखना है, बिगिनिंग बैलेंस। और बिगिनिंग बैलेंस कभी कभार वो क्या करता है, आगे पीछे लिख देता है। आप पूरा क्वेश्चन डिटेल में पढ़ें और बिगिनिंग बैलेंस को फाइंड आउट करें। अभी बिगिनिंग बैलेंस शुरू में लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, 100 यूनिट्स पहले से 2008 जैन 1 को हमारे पास मौजूद थे, एक यूनिट 10,000 का था। ये अगर बिगिनिंग बैलेंस रिक्वायर्ड में लिख के दे दे आपको, फिर अब आपने क्वेश्चन आधा पढ़ा, रिक्वायर्ड पढ़ी नहीं और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया। जब आपने सॉल्व कर लिया पूरा तो आपको मालूम चला कि बिगिनिंग यूनिट रिक्वायर्ड में लिखे हुए, तो गलत हो गया ना सर आपको क्वेश्चन। तो आप पहले क्वेश्चन को रीड करें पूरा कंप्लीट। बिगिनिंग बैलेंस में शुरू में जरूरी नहीं है कि लिख के दे, कहीं भी लिख के दे सकता है। 100 यूनिट्स 10,000 के 2008 जैन 1 को हमारे पास हैं, तो बिल्कुल कल की तरह हम बैलेंस बनाएंगे। 2008 जैन 1 को बैलेंस में आ जाएंगे। 100 यूनिट्स पड़े हुए थे, 10,000 का एक यूनिट था, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वही हमारे पास 1 मिलियन आ जाएगा। 10 लाख का हमारा बैलेंस है। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, हर बैलेंस के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद आपको अगली ट्रांजेक्शन देखनी है। अगली ट्रांजेक्शन किसकी है, परचेज की है, सेल की है, परचेज की है। परचेज करने के तरीके में कोई तब्दीली नहीं आती, चाहे फाइफो से करें, लाइफो से करें या मूविंग एवरेज से करें। मूविंग एवरेज में तब्दीली आती है, वैसे सेल करने के तरीके में आपको तब्दीली लानी है। अब पहले कितने यूनिट परचेज किए, 10, एक यूनिट 10,000 का है, तो हम जाएंगे जैन 11,000 का है, तो हम डेट लिखेंगे 10, डेट 15 है और 10 यूनिट परचेज किए। ओके, डेट 15 है और हमने 10 यूनिट परचेज किए हैं, एक यूनिट 11,000 का है। इसको मल्टीप्लाई करके इसकी टोटल कॉस्ट कंप्यूट कर लेंगे। इसकी टोटल कॉस्ट आ गई 1,10,000। अब इस 1,10,000 के सामने आपको पहले बैलेंस बनाना है। बैलेंस कैसे बनेगा, पहले पुराने वाले यूनिट जो आपके पास रखे हुए थे ना, वो आपको कॉपी करने। सही है, तो 100 यूनिट्स पहले से थे 10,000 वाले, और फिर नए यूनिट्स हमने खरीदे हैं 10 यूनिट्स 11,000 वाले। अब इन दोनों को सम कर लेंगे आप, यानी आप यहाँ पर इन यूनिट्स का मल्टीप्लाई करके टोटल ना लिखें, ना इन यूनिट्स का मल्टीप्लाई करके टोटल लिखें, बल्कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो टोटल बन रहा है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, पूरी इन्वेंट्री का टोटल। वो कैसे होगा, आप मल्टीप्लाई करने के बजाय डायरेक्ट पुराने 10 लाख में ऐड कर दें कितना, 1,10,000। तो आज आपके पास टोटल इन्वेंट्री है 11,10,000 की। सही है, अब इसमें से हमें सेल भी करना है और अगर परचेज किया तो इसी में नीचे ऐड होता रहेगा परचेज। अब आप देखें क्या हुआ है, जैन 20 को 5 यूनिट सेल हो रहे हैं और एक यूनिट कितने में सेल कर रहे हैं, 15,000।
दिस 15,000 इज सेलिंग प्राइस, इग्नोर मारें इसको, सही है। आप बस ये पकड़ लें कि 5 यूनिट सेल किए Jan 20 को। अब आप एक रो छोड़कर डेट लिखिए 20। अब क्योंकि हमें सेल करना है तो सेल वाले पोर्शन में हम आ जाएंगे। कितने यूनिट सेल किए आपने? 5। अब क्योंकि हम लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है लास्ट में जो लेटेस्ट यूनिट परचेज हुए हैं पहले उनकी कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाएंगे। अब स्टूडेंट क्या बोलते हैं इसको? लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है जो लास्ट में खरीदे हैं उन यूनिट्स को पहले बेचेंगे। ये बात नहीं है। बात क्या है कि जो लास्ट में यूनिट्स खरीदे हैं उनकी कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाएंगे। कोई बेवकूफ ही होगा जो आखिरी में यूनिट खरीदेगा उसको पहले बेचेगा। भाई अगर आप किसी दुकान पर भी जाए ना, वो क्या करता है? पुराना माल पहले बेचता है और नया माल बाद में बेचता है, वरना वो तो एक्सपायर हो जाएगा। सही है। तो लाइफो जो है वो टेक्निकली एक अजीब सा मेथड है, लेकिन फिजिकल यूनिट पे बात नहीं कर रहा है, इस पे बात कर रहा है कि कॉस्ट किसकी ट्रांसफर करनी है। तो कॉस्ट हम कौन सी वाली ट्रांसफर करेंगे? 11,000 वाली या 10,000? 11,000। दिस इज अवर एजम्पशन। प्रैक्टिकली ये इस वजह से एक तो एक अजीब सी बात है ना, क्या ऐसा होगा कि जो हमने अभी अभी खरीदा वो पहले बेच दें आप? सही है। तो ऐसा नहीं होता। लास्ट इन फर्स्ट आउट नहीं होता, पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज गुड। जो पहले आया था पहले बिकता है, पीछे से यूनिट आते रहते हैं बिकते रहते हैं, लेकिन ये उल्टा है साहब। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन इसको मना करने का ना रीजन सिर्फ ये नहीं है। दुनिया में मना है, लाइफो पर बैन लगा हुआ है, लाइफो यूज नहीं कर सकते आप। इफ यू यूज लाइफो योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी पब्लिश्ड। लाइफो यूज नहीं हो सकता। फाइफो अलाउ है, एवरेज अलाउ है, लेकिन इसके अलाउ होने डिस अलाउ होने का एक रीजन तो ये भी नजर आता है कि ये जो है वो कॉमन सेंस इसको नहीं मानता कि जो पहले आखिरी में खरीदे उनको पहले बेच दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आखिरी में खरीदे वो पहले बेचें। पहली बात तो यही है, सिर्फ कॉस्ट ट्रांसफर करने के लिए यूज हो रहा है, लेकिन इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। यू विल सी इट इन। ये बात नहीं है बेटा, ये असल में तो हमारी अकाउंटिंग है, हमारी अकाउंटिंग है। कस्टमर तो जो कमोडिटी डिमांड करेगा ना, ये एक ही कमोडिटी का कार्ड है। कस्टमर जो कस्टमर जो डिमांड कर रहा है वो डेल का ये लैपटॉप खरीदना चाह रहा है, सारे ये डेल के लैपटॉप्स ही है सारे। ये जो कार्ड बन रहा है ये एक ही डेल के लैपटॉप का है, ये सारे एक जैसे हैं। ये जो 100 यूनिट्स है ना, ये डेल के 100 लैपटॉप है, एक लैपटॉप 10,000 का है, खरीदा था हमने। ये जो 10 हमने खरीदा ना, ये भी डेल के वही लैपटॉप्स हैं, सेम क्वालिटी सेम सारी चीजें। टाइम गुजरने की वजह से वो 11,000 का मार्केट में मिल रहा है हमको, तो हमें 11,000 का पड़ रहा है। कस्टमर तो हमसे लैपटॉप मांग रहा है, वो तो सारे एक जैसे हैं। अब जब वो सारे एक जैसे हैं ना, तो हमें प्रॉब्लम हो रही है कि जो हमने यूनिट निकाल के बेचा वो था कौन सा, 10,000 वाला या 11,000 वाला। इसी वजह से तो हम एजम्पशन बना रहे हैं। समझ आ रही है? कस्टमर को तो वही चीज मिल रही है जो कि हमारे पास मौजूद है। मसला किस चीज का है? मसला इस चीज का है कि हमारे पास जो कॉस्ट ट्रांसफर करके हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लेके जा रहे हैं, वो हमें कौन सी लेके जानी चाहिए? उससे हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चेंज होगी, उससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। इनकम स्टेटमेंट पीछे बना के आ रहे हैं। अगर हम ज्यादा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ज्यादा कॉस्ट लेके जाएं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगी ना, प्रॉफिट कम हो जाएगा। और कम वाली कॉस्ट लेके जाएं तो फिर प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। तो इसका इंपैक्ट आता है ना, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन अभी हमें एक अजीब सी चीज लग रही है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए कि जो अभी अभी खरीदा उससे पहले उसकी कॉस्ट को पहले ट्रांसफर करें। ये सारे यूनिट एक जैसे हैं हर किस्म के। अब ये बात क्योंकि जल्दी हो गई इस बार सुन लें, जितने टाइप की इन्वेंट्री होगी ना उतने इन्वेंट्री कार्ड बनते हैं। अगर आपके पास 100 आइटम्स हैं, मतलब आपके पास 100 किस्म की चीजें आप बेचते हैं, तो 100 इन्वेंट्री कार्ड बनाएंगे आप। हर इन्वेंट्री का अलग अलग कार्ड होगा, उसमें इसकी जो कॉस्ट लेयर्स बनी हुई है ना, ये हर कार्ड में अलग अलग बनी हुई होंगी। ये सारे एक ही जैसे यूनिट्स होते हैं। अगर ये सारे एक जैसे यूनिट ना हो, डिफरेंट हो, फिर तो ये एजम्पशन बनाने का तो काम ही खत्म हो जाएगा ना। सही। अब हम निकालेंगे बैलेंस। बैलेंस कैसे निकलेगा? ये 5 यूनिट्स आपने किस में से ट्रांसफर किए हैं? ये नीचे वालों में से 11,000 में से। इसमें से तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया, इसका मतलब है ये 100 यूनिट्स ऐसे आ जाएंगे। कितने वाले? 10,000 वाले। और ये जो हमारे पास 10 यूनिट्स थे, इसमें से कितने यूनिट सेल हो गए? तो कितने बच गए? 5। कितने वाले? 11,000 वाले। अब बैलेंस कैसे निकालेंगे आप बोलेंगे भाई ये इन्वेंट्री पहले से मौजूद थी, इसमें से माइनस कर लो ये जो इन्वेंट्री की कॉस्ट जो सेल हो गई। 10,55,000 के यूनिट्स अभी भी आपके पास मौजूद है। इनको मल्टीप्लाई करके भी मैंने कल बताया था, आप वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, अब आप जा रहे हैं आगे। अब आगे क्या हो रहा है? दोबारा सेल हो रहा है। कितने यूनिट सेल हो रहे हैं? फैब 18 को 20 यूनिट्स। तो आप एक लाइन छोड़ के 18 लिखेंगे, फैब 18 और 20 यूनिट सेल हो रहे हैं, तो आप सेल में आ जाएंगे। सेल में आ जाएंगे
और सेल में यहाँ पर 20 यूनिट्स लिखेंगे। अब ये 20 यूनिट हमें कहाँ से सेल करने, नीचे से सेल करने हैं ना, तो अब आपको पहले 5 यूनिट सेल करने पड़ेंगे, कितने वाले, 11,000 वाले। फिर मजीद हमें यूनिट सेल करने हैं, वो हम इस 100 में से सेल करेंगे, कितने, 15, वो कितने वाले हैं, 10,000 वाले। अब इन दोनों की टोटल कॉस्ट हम निकाल लेंगे, दैट हैज बिकम आवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी इस इन्वेंट्री में से कितनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन गई बताओ जरा, ये तो 55,000 हो जाएगा, ये 1,50,000 हो जाएगा, 2,05,000 रुपए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। इन दोनों को मिला के लिख दिया हम। आज मैं आपको सोल्यूशन भेजूंगा ना, आप देखिएगा मैंने ब्रैकेट कैसे लगाई है, अपने सोल्यूशन में वैसे ब्रैकेट लगा लीजिएगा। अब बैलेंस बनाएं, ये तो पूरे गायब हो गए, इसमें से 5 कितने यूनिट्स निकल गए, 15, तो इसमें से कितने बच गए, 100 में से 85 यूनिट्स बच गए, कितने वाले, 10,000 वाले। अब आप क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे कि 10,55,000 में से 2,05,000 वाले यूनिट सेल हो गए, कितना बच गया, 8,50,000। अच्छा ये क्या हमारी रेवेन्यू है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये रेवेन्यू नहीं है हमारी। इतने के हमें पड़े हैं, बिके कितने के हैं, वो यहाँ लिखा हुआ है कि एक यूनिट 15,000 का बेचा है। अब 5 यूनिट 15,000 के बेचे तो 75,000 के बिके, जबकि हमने हमें कितने के पड़े थे, 55, तो ये तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा इस तरीके से। ओके, अब देखना एक बिजनेसमैन क्या करेगा, जब पूरे साल ना अगर उसके पास 15 किस्म की इन्वेंट्री है तो 15 कार्ड बनाएगा, वो सबकी इन्वेंट्रीज निकल जाएगी, फिर वो इन्वेंट्री सम करके अपनी बैलेंस शीट में लेके जाएगा। इससे पहले एक और काम करता है, वो बाद में बताऊंगा, अभी डिस्कशन नहीं करेंगे उसमें। यानी वो जितनी इन्वेंट्री है सारे कार्ड बनाएगा, इसके लिए मर्चेंडाइजिंग ऑफिसर रखते हैं वो लोग, वो बैठ के तमाम कार्ड्स मेंटेन करता है। भाई है बड़ा काम है ना, ये इन्वेंट्री की वैल्यूज बहुत ज्यादा होती हैं, सबसे बड़ा एसेट ही आपके पास इन्वेंट्री होता है। आप किसी कंपनी में जाएं, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस, आप जब उसकी वैल्यू निकालेंगे तो जो मशीनरी है उससे भी ज्यादा उसकी वैल्यूज बन जाती है। 518 के बाद एक रो छोड़ेंगे, अब क्या हो रहा है, देखिए कल वाला ही काम हो रहा है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स में ट्रांसफर कर रहे हैं वो लेटेस्ट वाली नीचे से निकाल के, इसको कह रहे हैं नीचे से निकाल के ट्रांसफर कर रहे हैं। वैसे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, लेटेस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं। 518 के बाद मार्च 11 में 20 यूनिट्स परचेज किए इन्होंने, तो आ जाएं मार्च 11 में 20 यूनिट्स आपने परचेज किए हैं। एक यूनिट कितने का परचेज किया है, 11,500। अब इनको मल्टीप्लाई करके परचेज की टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे हम, ये आ गई। अब इस 2,30,000 के सामने आपको बैलेंस बनाना है कि 85 पहले से थे 10,000 वाले, फिर मजीद हमने खरीदे 11,500 वाले। अब इसका सम निकाल लेंगे, कैसे, अब ऐड करेंगे ना, परचेज में ऐड होता है, 8,50,000 में 2,30,000 ऐड कर लेंगे। अब हमारे पास 10,80,000 की इन्वेंट्री हो गई। जब हम FIFO, LIFO, एवरेज सब पढ़ लेंगे ना, मैं इसका कंपैरिजन करवाऊंगा आपको। अगर कोई बंदा FIFO यूज करता है तो उसके अगेंस्ट LIFO यूज करे तो क्या डिफरेंस आएगा, यानी ये मेथड चेंज करेंगे ना तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री के अमाउंट चेंज हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चेंज हो जाएगी तो प्रॉफिट पे भी इंपैक्ट आएगा। लेकिन अभी हम सिर्फ कैलकुलेशन सीख रहे हैं, अभी इसके थ्योरेटिकल इंपैक्ट्स जो हैं, इम्प्लीकेशन, उस पर हम बात नहीं कर रहे। अभी हम ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम इन्वेंट्री कार्ड बनाकर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एंडिंग इन्वेंट्री का अमाउंट निकालते हैं। हाँ ईशान पूछिए, क्या ये देखें, हमने 20 यूनिट्स बेचने थे ना, तो 5 तो ये नीचे वाले बेच देंगे आप, लेकिन अभी 15 और भी तो बेचने। टोटल यहां देखें कितने यूनिट्स बेचे हमने, 20 518 को, तो पूरे 20 यूनिट बेचने आपने। वो 20 यूनिट हम ऊपर से नहीं बेच सकते ना, नीचे से पहले 5 निकाले, फिर मजीद 15 इस 100 में से निकालेंगे। हमने देखे 5 के सामने 11,000 लिखा और 15 जो मजीद बेचे उसके सामने 10,000 था, 10,000 लिखा, फिर मल्टीप्लाई करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दिए हमने। यानी इस 100 में से 15 बिके और इसमें से पहले 5 ये वाले बेचे हमने। अब बच गए 100 में से कितने, 85, वो हमने यहाँ बैलेंस में लिख दी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल वो 60 यूनिट बेचता यहां पर ही, तो 5 ये बेच देते आप, मजीद 55 इसमें से बेचते 100 में से, तो फिर 45 बचते हैं, यहाँ 45 नीचे आ जाता। सही, इस तरीके से। अगर ये LIFO होता तो ये 20 के 20 ये ऊपर से बिक जाते, FIFO होता तो यहाँ 20 आ जाता डायरेक्ट, 20,000 मल्टीप्लाई पर 10,000 हो जाता, और फिर इस 100 में से 80 बच जाते और ये 5 ऐसे नीचे आ जाते, फिर भी 85 होता। लेकिन ये रिसेंट वाले यूनिट्स हमारे पास होते मौजूद थे, वो नहीं बिकते, हमने ये वाले यूनिट बेचे पहले रिसेंट। ओके, ये बैलेंस आ गया।
बैलेंस के बाद मार्च 11 के बाद क्या हो रहा है, फिर दोबारा अप्रैल 20 को परचेज हो रहे हैं 5 यूनिट्स। तो हम क्या करेंगे, हम लाइन छोड़ने के बाद अप्रैल 20 को कितने यूनिट परचेज कर रहे हैं, 5 यूनिट्स 11.5। आप लोग खुद भी देखें, समझते वक्त ना, कार्ड बनाते वक्त गौर फिक्र करें कि क्या फर्क आया जब हमने लाइफो फाइवो से काम किया। मुझे नहीं बताएं, अपने दिमाग में रखें, मुझे जब बताएं, जब मैं पूछूंगा आपसे, मल्टीप्लाई करें इसको, तो आपके पास ये आ गया परचेज की कॉस्ट। अब बैलेंस बनाया, अब मुझे बताएं, अगर पहले तो ये बैलेंस हमारे पास मौजूद है, ये हमने कॉपी कर दिया। ये जो 5 यूनिट्स आए ये इस 20 में ऐड कर दूं, 20 में ऐड भी कर दूंगा तो पहले वही वाले ही बिकेंगे, नीचे वाले यूनिट बेचने, तो आप इसमें ऐड करके 25 कर दें। लेकिन अगर ये ऊपर होती ना कॉस्ट तो भी नहीं कर सकते थे। अब इसको आप टोटल कर लें कि इतने पहले से मौजूद थी कॉस्ट, मजीद हमने इतने ही खरीदी, तो हमारे पास अभी 11,37,500 की इन्वेंट्री मौजूद है। अब जब हम बेचेंगे ना, हमारे पास तो टोटल यही इन्वेंट्री है, इसमें से हम पहले 25 यूनिट्स उड़ाएंगे रिसेंट वाले, और फिर 85 हो गया। ये अब क्या कर रहे हैं, मैं 25 को, इसने 50 यूनिट सेल की, तो हम इधर रो छोड़कर अगली रो में आएंगे और डेट लिखेंगे मैं 25 जी, कितने यूनिट सेल किए, 50। अब ये सेल में आ गए हम, सेल में पहले ही 25 यूनिट निकालने आपको। आप बोलेंगे कि 25 यूनिट्स हमने बेच दिए 11,500 वाले, ये गए, मजीद हमें 25 बेचने, वो हम इस 85 में से सेल करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे 25 यूनिट मजीद बेच रहे हैं, टोटल 50 बेच रहे हैं ना, हाँ मजीद 25 बेच रहे हैं, लेकिन इसकी तो कॉस्ट ट्रांसफर होगी, वो कितनी होगी, 10,000। अब आप यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये कितना आ जाएगा, 2,50,000 जी। करें इसको, टोटल करें बेटा, टोटल बताएं, जी टोटल करें भाई। 5,37,500 आ गई हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आप बैलेंस बनाएंगे, अब इस बैलेंस में देखें 25 गए, ये नहीं आएंगे, 85 में से भी 25 हमने निकाल दिए, अब कितने बचे, 60 यूनिट बच गए। कौन से वाले, 10,000 वाले या 11,500 वाले, 10,000 वाले। अब इसको आप क्या करेंगे, टोटल इन्वेंट्री जो पहले थी उसमें से माइनस कर लेंगे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो ये आ गई हमारी एंडिंग इन्वेंट्री 6 लाख रुपए की। आज के दिन हमारे पास 60 यूनिट्स पड़े हुए हैं 10,000 वाले। इसके बाद फिर परचेज हो रहा है जून 22 को। मैंने जानबूझ के ना बड़ा सवाल बनाया है, इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी आता है, ताकि हम परचेज सेल बार बार करें, आपको समझ में आ जाए। इसके बाद वाला आपको खुद करना है, मैं सोल्यूशन दूंगा आपको, मुल्तान ट्रेडिंग वाला और आगे वाले क्वेश्चंस का भी। यानी जब मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा ना, तो आपको परफ्यूचर मुकम्मल तौर पे मैं बता चुका हूँ। अभी इसमें परफ्यूचर की और भी चीजें आएंगी, मैं आपसे भी कुछ चीजें पूछूंगा, तो आप लोग तैयार रहिए। जून 22 को 100 यूनिट्स परचेज हुए हैं 12,000 वाले, तो आ जाए आप, एक रो छोड़ें, और जून 22 को 100 यूनिट्स परचेज हुए हैं 12,000 वाले, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 12 लाख रुपए आ जाएंगे। अब आप क्या करें, अब आप बैलेंस बनाएंगे। बैलेंस कैसे बनेगा, पहले 60 यूनिट्स पुराने वाले लिखेंगे 10,000 वाले, फिर मजीद हमारे पास जो यूनिट्स आए हैं वो 100 आ गए, कितने वाले, 12,000 वाले। अब इनको आप ऐड कर ले कि पहले 6 लाख की इन्वेंट्री मौजूद थी, 12 लाख की हमने मजीद खरीदी नहीं, तो ये हमारे पास हो गई 18 लाख की इन्वेंट्री। अब जो भी यूनिट्स बिकेंगे ना, वो इन्हीं में से बेचने हैं हमें, लेकिन पहले बेचेंगे हम इन 100 में से, फिर बेचेंगे उन 60 में से। तो अभी देखते हैं आगे क्या हो रहा है। आगे फिर परचेज हो रहा है जुलाई 9 को 25 यूनिट खरीदने दोबारा 12,000 वाले, तो आप इधर आएंगे जुलाई 9 25 यूनिट परचेज होंगे, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें आप, 3 लाख। अब इधर बैलेंस बनाएंगे आप, जब आप बैलेंस बनाएंगे तो आप बोलेंगे 60 यूनिट्स पहले से हैं हमारे पास 10,000 वाले। अब क्योंकि ये जो यूनिट्स हैं ये 12,000 वाले हैं, खरीदे भी 12,000 वाले, तो 125 यूनिट कर देंगे हम, 125 यूनिट्स कितने वाले हैं, 12,000 वाले। अब बैलेंस बना लो, देखिए वही तरीका है, सिर्फ यूनिट्स की कॉस्ट जो ट्रांसफर हो रही है वो हम नीचे रीसेल यूनिट्स में से निकाल के ट्रांसफर कर रहे हैं। अब बैलेंस कैसे बनेगा, 18 के अंदर मजीद 3 लाख ऐड हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास
21 लाख के यूनिट्स 2.1 मिलियन रुपीस के यूनिट्स हैं। इसके बाद आगे चलें, आगे हमारे पास अब सेल हो रहा है अगस्त 14 को 60 यूनिट सेल किए, 15,000 सेलिंग प्राइस, इग्नोर इट। 60 यूनिट सेल किए तो हम लोग क्या करेंगे, इन 60 यूनिट्स को इन 125 में से निकालेंगे, बिकॉज वी आर यूजिंग लाइफो या लीफो। तो अगस्त 14 को कितने यूनिट सेल किए बेटा, 60 यूनिट्स। डायरेक्ट 60 यूनिट्स हमारे पास आ जाएंगे नीचे। रिसेंट यूनिट्स में से कोई मसला नहीं है, क्योंकि रिसेंट यूनिट में हमारे पास 125 यूनिट हैं, तो 60 उसमें से निकाल देंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन गई, बाकी इन्वेंट्री बच जाएगी। 60 में से कोई यूनिट सेल नहीं हुआ, वैसी कॉपी हो जाएगा। 125 में से 60 आप माइनस कर दें, 65 यूनिट्स हमारे पास यहाँ से बच जाएंगे, और ये कितने वाले हैं, 12,000 वाले। अब आप बैलेंस कर लें, 21 लाख में से, सॉरी हाँ 21 लाख में से आप कितना लेस कर लें, 7,20,000, तो आपके पास 13,80,000 की इन्वेंट्री आज भी मौजूद है। प्लीज अब हम लोग आगे जो यूनिट सेल अगर करेंगे तो ये 65 में से सेल करेंगे पहले, फिर मजीद सेल करने पड़े तो ऊपर वाले 60 में से करेंगे। अब क्या हो रहा है, इसके बाद दोबारा परचेज हो रहे हैं। सितंबर 6 को 50 यूनिट्स परचेज किए हमने 12,500 वाले, तो एक रो छोड़ेंगे। और सितंबर 6 जी कितने यूनिट्स, 50 यूनिट्स 12,500 वाले परचेज किए, तो इनकी पहले परचेज की टोटल कॉस्ट मालूम कर लेंगे, 1,25,000। अब बैलेंस बना लो। अब ये बैलेंस जो बनेगा ये तो ऐसे ही आएंगे, बाकी जो हमने नए यूनिट्स परचेज किए ना उसकी कॉस्ट ज्यादा है, तो उसको अलग से नीचे लिखना पड़ेगा। 50 यूनिट्स 12,500 वाले जी। अब बैलेंस कैसे निकलेगा, इसमें ये यूनिट्स हम ऐड कर लेंगे। तो अब हमारे पास 20,05,000 के यूनिट्स मौजूद हैं। अब जब हम सेल करेंगे तो पहले 50 में से सेल करेंगे। इस तरीके से अगर सेल होना शुरू हो जाए तो पुराने यूनिट तो हमेशा ही पड़े रह जाएंगे और वो एक्सपायर भी हो जाएंगे। अजीब सी इलॉजिकल बात है। ओके नेक्स्ट, अब क्या हो रहा है, अब हम सेल कर रहे हैं 75 यूनिट्स अक्टूबर 20 को। तो अब आप एक रो छोड़े और अक्टूबर 20 75 यूनिट सेल करने हैं आपने। सेल में आएंगे तो पहले ये 50 सेल होंगे, 50 की कॉस्ट को ट्रांसफर करेंगे। असल में सेल कौन से हो रहे हैं वो तो अलग बात है, हम इस 50 की कॉस्ट को पहले ट्रांसफर करेंगे। मजीद कितनी कॉस्ट ट्रांसफर करनी है, 25 यूनिट्स। 25 यूनिट्स हम कहां से निकालेंगे, 65 में से, यानी 12,000 वाले यूनिट्स। अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे। बताइए बेटा, क्या यही आ रही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सही है। अब बैलेंस बना लो। 60 वाले यूनिट्स तो ऐसे रखे हुए हमारे पास ऊपर वाले, ये बैलेंस में से ऊपर से कॉपी कर रहा हूं मैं। 65 में से कितने चले गए, 25, तो कितने बच गए, 40 यूनिट्स बच गए। कितने वाले, 12,000 वाले। अब बैलेंस बना लें, टोटल इन्वेंट्री में से लेस कर लें आप 9,25,000, तो 10,80,000 की इन्वेंट्री आज भी हमारे पास मौजूद है। अब हम बेचेंगे आगे तो इन 40 में से बेचेंगे। अब आगे क्या हो रहा है इसके लिए जाते हैं। अब दोबारा परचेज हो रहे हैं नवंबर 12 80 यूनिट्स 12,800 वाले, तो अब एक रो छोड़ के अब आ जाएंगे नवंबर 12 कितने यूनिट्स हैं, 80 यूनिट्स 12,800 वाले। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं महंगाई होती चली जाती है, इस वजह से परचेज की कॉस्ट बढ़ रही है। बेटा हमने पहले 50 बेच दिए, ये 50 लिख दिए, बेचने 75 थे, तो 50 बेचे तो 25 और बेचने, तो 75 होंगे ना। तो 25 हमने 65 में से बेच दिए, तो 65 में से 25 निकाल दें तो कितने बच गए, 40 बच गए ना। तो ये 60 तो हमने छेड़े ही नहीं है, तो ऐसी कैसी आ गए, क्योंकि ये बिके ही नहीं है। बाकी ये पूरे 50 निकल गए और इसमें से हमारे 25 चले गए हैं, तो 40 बच गए, वो हमने लिख दिए। अब हम दोबारा से बैलेंस बनाएंगे, ये बैलेंस तो हमारा ऐसी कॉपी हो जाएगा। अभी इसके बाद जो मेथड पढ़ाने वाला हूं ना, ये तो आप खुद भी कर सकते थे, अगर मैं इसको बीच में भी छोड़ देता ना क्वेश्चन को, आप कर लेते। इसके बाद जो हम कर रहे हैं मूविंग एवरेज, उसमें आप लोगों ने मुझे काम करवाना है, आपको अपने कैलकुलेटर्स निकालने हैं और मेरे साथ काम करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, मूविंग एवरेज में आपका डिफरेंस आ जाएगा। अभी इसको कंप्लीट करते हैं, फिर ये बात करेंगे।
अब इसमें हम न्यू यूनिट्स कॉपी करेंगे। न्यू यूनिट्स 80 हैं, 12,800, और अब बैलेंस बनाएंगे हम कैसे, इसमें ऐड कर लेंगे। ये न्यू कॉस्ट जो आई है हमारी, टोटल इन्वेंट्री आ गई 21,04,000। अब इसके बाद एक ही काम रह गया, क्या, एक सेल है दिसंबर 25 को, 25 यूनिट सेल हो रहे हैं। अब क्योंकि हम लाइफो यूज कर रहे हैं तो इन 80 में से हम सेल करेंगे, और दिसंबर 25 लाजमी आप एक लाइन छोड़िएगा, दिसंबर 25 को सेल में आ जाए। 80 में से कितने यूनिट्स हमारे सेल हो गए, 25, और लाइफो यूज कर रहे हैं, इस वजह से हम रीसेल यूनिट्स को निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ गई 3,20,000। अब हमें अपनी इन्वेंट्री कॉपी करनी है। देखें हमने यूनिट जो बेचे हैं वो ये नीचे 80 में से बेचे हैं ना, 80 में से कितने यूनिट बेचे, 25, कितने रह गए, 55 यूनिट्स रह गए। बाकी ये इन यूनिट्स में तो कुछ भी सेल नहीं हुआ, तो ये ऐसी कॉपी हो गए, ऊपर वाले ऐसी कॉपी हो गए। 80 में से 25 निकल गए, 55 बच गए। अब इनका टोटल कैसे निकालेंगे, ये इस इन्वेंट्री की कॉस्ट में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हो गई है उसे लेस कर देंगे। जी ये हम लेस कर देंगे इसमें से, तो ये देखिए कितनी आ गई, 17,84,000 टोटल भी हो गया। मैंने फार्मूला पहले ही लगाया हुआ था। अब आप देखें इन्वेंट्री 17,84,000 आ रही है, फीफो की ज्यादा आती है। क्यों आती है आप बताएंगे? नहीं अभी नहीं, बाद में बताएंगे। हम लोग एक टाइम इस डिस्कशन पे लगाएंगे। अभी तो हमारा काम कार्ड को बनाना है। कार्ड बनाने के बाद क्या करना होता है, आप जाते हैं बिगिनिंग इन्वेंट्री देखते हैं कितने की लिखी हुई है, 10 लाख। इसमें आप परचेज की कॉस्ट को ऐड करेंगे। परचेज की कॉस्ट कितनी है, 35,46,500 ऐड करना होता है, करके देंगे तो काम होगा। इसको ऐड करके इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो एंडिंग इन्वेंट्री का अमाउंट आना चाहिए। रट्टा नहीं लगाना है इसको। देखिए एक और चीज भी कर सकते हैं, जो बिक गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और जो बच गई, इन दोनों को सम करो, पूरे साल की इन्वेंट्री आ जाएगी। इसी तरीके से बिगिनिंग इन्वेंट्री और जो परचेजेज हैं इसको ऐड करो तो भी पूरे साल की इन्वेंट्री आ जाएगी। तो बिगिनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस का सम और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एंडिंग इन्वेंट्री का सम बराबर होना चाहिए। करके देख लें, वही बात है, ये एक ही बात है, लेकिन ये एक ही बात को उल्टा सीधा करके आपको चलाना है। अब मैं आपसे बोलूं बिगिनिंग इन्वेंट्री का अमाउंट मैं गायब कर दूं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो बच गई 17,84,000 और जो बिक गई, इन दोनों को ऐड करो और इसमें से परचेज को माइनस कर लो, बिगिनिंग इन्वेंट्री का अमाउंट आ जाएगा। या मैं इन दोनों को ऐड करूं तो टोटल आ जाएगी। इसमें से अगर मैं बिगिनिंग इन्वेंट्री का अमाउंट लेस करूं तो परचेज का अमाउंट आ जाएगा। इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए बात। आगे जाके ना मिसिंग फिगर के न्यूमेरिकल आएंगे। अभी तो आपको चारों चीजें मालूम है ना, बिगिनिंग इन्वेंट्री में परचेज को ऐड किया, टोटल इन्वेंट्री आ गई, टोटल इन्वेंट्री में तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करो, एंडिंग आ जाएगी। या टोटल इन्वेंट्री में से एंडिंग इन्वेंट्री लेस कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। चारों बातें मालूम है। आगे जाके इनमें से मिसिंग करेगा अमाउंट, तो अगर आपको ये तरीका मालूम है तो आप वो अमाउंट कंप्यूट कर सकते हैं। अब जब आप कार्ड बना लेंगे तो देखिए कार्ड में उसने आपसे कार्ड नहीं मांगा था, उसने आपसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंडिंग इन्वेंट्री मांगी थी। तो कार्ड के नीचे आपको मेंशन करना है कि आपकी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 27,62,500 आ गई और आपकी एंडिंग इन्वेंट्री 17,84,000 आ गई है। अब मुझे बताएं, मैंने पहले नीचे यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों लिखी है? एंडिंग इन्वेंट्री पे पहले लिख सकता था मैं, हाँ क्यों? हाँ? देखें परपेचुअल आप जवाब दे सकते थे, वैसे पहले दोबारा ट्राई कर लें एक दफा और। क्यों मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स से पहले लिखी है? भाई परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, सही जवाब था, घुमा दिया। आप एक बात बताएं, आपने जब कार्ड बनाया, देखो अपनी गलती को ना एक्सेप्ट किया करें, उससे लर्निंग होती है। आप जब कार्ड बना रहे हैं तो उस कार्ड में पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम चल रही है या एंडिंग इन्वेंट्री मालूम चल रही है? पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम चल रही है, फिर उसको लेस करके एंडिंग इन्वेंट्री मालूम चल रही है। गौर से सुनिएगा, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम चलती है। कार्ड बनाते हुए आपने देखा है, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम चल रही है, फिर एंडिंग इन्वेंट्री।
पेरियोडिक में ऐसा नहीं होता। पेरियोडिक में पहले काउंटिंग करके एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करते हैं हम लोग, फिर उसको लेस करके हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। तो जब पेरियोडिक आएगा तो पहले एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करेंगे, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। परपेचुअल में पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फिर एंडिंग इन्वेंट्री, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही यही है ना इसका कि परपेचुअल में हमें पहले से मालूम चल जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, फिर जो बिक गई उसको माइनस कर देते हैं, तो जो बच जाती है वो एंडिंग इन्वेंट्री होती है। पेरियोडिक में तो पहले हम जाते हैं स्टोर रूम में चेक करते हैं, तो पहले एंडिंग मालूम चलती है उसमें। बहरहाल इस पॉइंट को याद रखेंगे तो आपको फायदे होंगे जिंदगी में। ये हमने आपको स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, फाइफो और लाइफो तीनों बता दिए। यहां तक के काम में कोई सवाल पूछना है आपने? बाकी इसमें कुछ बातें हैं जो आगे मुझे बतानी है कंपैरिजन वाली। कोई सवाल पूछना है या नहीं? नहीं पूछना है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज, और यहां पर एवरेज मेथड को कहते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्यों कहते हैं आप अभी पढ़ रहे हैं, अगर आपको समझ में आ जाए कि इसको मूविंग एवरेज क्यों कहते हैं तो आप हैंड रेस कीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा कि इसको मूविंग एवरेज शायद इस वजह से कहते हैं, जो आपको समझ में आएगी बात। सही है, मैं वेट करूंगा कि कौन बंदा हैंड रेस करके मुझे बताता है, लेकिन उस वक्त बोलना जब वाकई में आपके समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये बात हो सकती है, हुजूल में नहीं बोलिएगा। आइए अब जरा चलते हैं। मूविंग एवरेज को करते वक्त आप लोग अपने कैलकुलेटर लाजमी यूज करेंगे। जो कैलकुलेटर यूज करके मुझे बताएगा उसे आसानी से मूविंग एवरेज में बातें समझ में आ जाएंगी। इसमें करेंगे क्या, फाइफो में क्या करते थे, जो इन्वेंट्री हमारे पास अर्लियर परचेजिंग होती थी उसको निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर करते थे, ऊपर से निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डालते थे, आपकी वर्डिंग में बोला जाए। और लाइफो में क्या करते थे, नीचे से निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डालते थे। यही बात है ना, सही। लेकिन ऐसे अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे तो ये थोड़ी लिखा हुआ मिलेगा आपको, ऊपर से निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डालें, नीचे से निकाल के, ऐसे थोड़ी लिखा होगा। क्या लिखा होगा, इन फाइफो अर्लियर परचेजेज आर ट्रांसफर्ड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इन लाइफो रीसेंट परचेजेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये लिखा हुआ होगा ना, क्योंकि अंग्रेज ऐसी बोलता है। अब आए जरा सबसे पहले वही सवाल, जावेद इकबाल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, इसी को हम कर रहे हैं एवरेज से। तरीका वही होगा, पहले बिगिनिंग इन्वेंट्री लिखनी है। हम लोग एक काम करते हैं, बिगिनिंग इन्वेंट्री से पहली परचेजेस तक का काम कॉपी कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। ये हमने कॉपी कर दिया। अब आगे समझते हैं। देखिए यही होगा ना, बिगिनिंग में आपको जनवरी 1 बिगिनिंग में आपको लिख देना ये इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद थी, फिर हमने परचेज किया तो ये बैलेंस बन गया। अब गौर से सुने, जैसे जी बैलेंस हमारे पास वही है ना बेटा, क्या वही तो बैलेंस है, 15 है ना, यहां 15 लिख देते हैं, यहां 1 आएगा, और यहां 15। सही है, यहां पर यहां तक तो वही काम है। जैसे ही आपने परचेज किया, पहले बैलेंस लिखा आपने, बिगिनिंग बैलेंस, तो उसे परचेज किया, परचेज करके आपने पहले पुराना वाला बैलेंस कॉपी करके यहाँ लिख दिया, फिर आपने परचेज वाला जो हम आया वो उधर लिखकर आपने टोटल कर दिया, तो आपके पास आज टोटल इन्वेंट्री 11,10,000 की। अब देखें यहाँ पर 2 रेट्स हैं, एक इन्वेंट्री बिगिनिंग वाली हमारे पास 10,000 की है, और एक इन्वेंट्री आपके पास कितने की है, 11,000 की। तो अगर आप एवरेज से कर रहे हैं तो आप इन दोनों रेट को खत्म करके एक नया रेट निकालेंगे, वह एवरेज होगा। और एवरेज निकालने का तरीका क्या होगा कि आप इन यूनिट्स को भी सम करेंगे, और कॉस्ट तो ऑलरेडी हमारे पास सम हुई भी है, ये यूनिट्स का सम आ गया, और ये कॉस्ट का सम तो यही आएगा हमारे पास। ये देखें, एवरेज में आपको काम करना है, गौर से देखते रहें। क्या किया हमने, बैलेंस बनाने के बाद मूविंग एवरेज में यूनिट्स का सम करके लिख दिया 110, और कॉस्ट का सम करके लिख दिया, कॉस्ट का सम तो हुआ हुआ है वो ऐसे लिख दिया आपने। अब इस कॉस्ट का मतलब क्या है कि पूरे 110 यूनिट कितने के हैं, 11,10,000 के। आप इस कॉस्ट को डिवाइड करेंगे इन यूनिट से और एक नया रेट निकालेंगे। ये एक नया रेट आ गया। इस रेट को आप जब लिखेंगे ना, तो इसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने हैं आपने। कितने डिजिट लिखने, पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेकर आएंगे आप, वरना आपकी कैलकुलेशन में एरर आ जाएगा। ये पहला जो मैंने आपको बात बता दी कि पॉइंट के बाद आपको 4 डिजिट लेने हैं। तो देखिए मैंने भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले लिए, 10090.9091। दिस इज योर न्यू रेट। इस न्यू रेट का क्या काम है कि जैसे ही ये न्यू रेट निकलेगा, अब 10,000 का रेट भी खत्म
11,000 का भी रेट खत्म। आज जब हम सेल करेंगे तो जो इन्वेंट्री सेल होगी वो इस 110 में से करेंगे, और जो कॉस्ट ट्रांसफर करेंगे वो कौन सी कॉस्ट ट्रांसफर करेंगे? 10090.9091। जबकि फाइवो में क्या होता था? फाइवो में हम ये वाले यूनिट ट्रांसफर करते थे और उनकी कॉस्ट कितनी ट्रांसफर करते थे? 10,000। लाइवो में हम ये 10 यूनिट ट्रांसफर करते थे, कॉस्ट कितनी ट्रांसफर करते थे? 11,000। एवरेज में ये पूरा खत्म हो गया। अब आपके पास जो बैलेंस है ना वो ये है, और ये बैलेंस क्या बता रहे हैं? 110 यूनिट है जिनमें हर यूनिट 10,090.9091 का है, और टोटल जो इन्वेंट्री है वो 11,10,000 की है। ये आपका हो गया काम, सही है। अब इसके बाद जो जब भी सेल होगी इतने रुपए पे होगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जब भी परचेज होगा न्यू रेट निकलेगा, जब भी परचेज होगा न्यू रेट निकलेगा। न्यू रेट निकालने का तरीका क्या है? जो बैलेंस आए उसमें यूनिट ऐड करो, टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करके नया रेट निकालो, और नए रेट में कितने डिजिट लेने? 4 डिजिट लेने हैं आपने। इससे आपकी कैलकुलेशन में एरर नहीं आएगा। अब आए जरा, अब मुझे बताएं, यूनिट कॉस्ट चेंज हो गई। हाँ, दोबारा सुन लें, 3-4 मरतबा हमने डिस्कशन की इस बात पे। जब ये बैलेंस निकल जाए, मैं से हटा देता हूं, दोबारा से आपको बताता हूं, सही है? अब गौर से देखें, ये हमारा बैलेंस था ना। जब बैलेंस, ये बिल्कुल फाइफो लाइफो की तरह बैलेंस निकल रहा है। जब बैलेंस आ जाएगा तो आपको पहले यूनिट सम करने हैं। यूनिट आपने ऐड किया, 110 हो गए, और ये कॉस्ट तो है ही सब ना इनका, ये कॉस्ट हमने कॉपी कर ली। अब ये टोटल कॉस्ट है कितने यूनिट्स की? 110 यूनिट्स की। इस 11,10,000 को 110 से डिवाइड करें, कैलकुलेटर पे करें आप। मैंने एक्सेल पे फार्मूला लगा के कर दिया है। 11,10,000 डिवाइडेड बाय 110, तो 10090.9091 और भी आ रहा होगा आपके पास। हाँ, लेकिन आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेंगे। अब इस 4 डिजिट को लेने का तरीका क्या है कि पॉइंट के बाद जब चौथा डिजिट लेंगे ना, तो चौथा डिजिट आपको राउंड अप या राउंड ऑफ करना है। फॉर एग्जाम्पल, इस 1 के बाद भी 9 आ रहा होता तो आप इस 1 को 2 बना देंगे, लेकिन आप देखें 90 के बाद क्या आ रहा है? 9। तो मैंने 9, फिर इस 0 को क्या बना दिया? 1 बना दिया। राउंड ऑफ राउंड अप पता है ना? यानी अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा डिजिट हो तो फिर हम 1 ऐड कर देते हैं, और 5 से छोटा होगा तो पॉइंट वाले के बाद हम रब कर देंगे, उसको मिटा देंगे। राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है कि पॉइंट के बाद वाली चीज को हटा दो, और राउंड अप का मतलब क्या होता है कि पॉइंट के बाद वाली चीज हटेगी भी और 1 भी ऐड होगा। और राउंडिंग ऑफ और राउंडिंग अप किसी भी डेसिमल प्लेस पे हो सकती है। आप लोग जो राउंडिंग अप और राउंडिंग ऑफ पीछे करते हुए आ रहे हैं वो पॉइंट से पहले वाले नंबर में करते होंगे। राउंडिंग ऑफ तो मैं कौन से वाले नंबर पे कर रहा हूं? पॉइंट के बाद चौथे नंबर को राउंड अप या राउंड ऑफ कर रहा हूं, और यही आपको करना है। समझ में आ गया? रेट कहां से आया? अब जो सेल होगी वो इस रेट पर होगी। दिस इज अवर कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब आप सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, आप जैन 20 को 5 यूनिट सेल कर रहे हैं, सही है? तो आप आएंगे और यहां लिखेंगे जैन 20 कितने यूनिट्स? 5। अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ऊपर वाली कॉस्ट ट्रांसफर करनी है, नीचे वाली कॉस्ट ट्रांसफर करनी है, आपको ये वाली कॉस्ट ट्रांसफर करनी है। तो आप यहां लिखेंगे क्या? 10090.9091। ये आपकी क्या हो जाएगी? चार डिजिट चाहिए ना हमको, तो देखें ये हमारी क्या आ गई। इधर भी कर लेते हैं इसको, यहां भी, यहां पे करेंगे तो यहां 0 में भी आ जाएगा, बहरहाल बाद में करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपने। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मल्टीप्लाई करके निकाली जाती है ना। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करें तो जो भी आपके पास नंबर आएगा ना उसको पॉइंट में नहीं लिखेंगे आप। आसानी है ये जब भी काम किया जाए इसमें आसानी होगी आपको। पॉइंट में नहीं लिखेंगे मतलब आप उसे पॉइंट के बाद वाले सारे डिजिट्स को मिटा कर उसे राउंड अप या राउंड ऑफ कर लेंगे। अब आप मुझे बताएं इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है? 504 5 के बाद पॉइंट, फिर 5 आ रहा है, तो आप वो जो पॉइंट से पहले वाला 5 है उसको 6 बना देंगे। 4 आ रहा है तो उसे 5 बना देंगे। ये आ जाएगा आपके पास 50455। वैसे आपके पास क्या आ रहा था? 50454.5। तो आपने यह राउंड अप कर देना इसको। अब यहां पर बैलेंस बनाएंगे आप। कितने यूनिट्स आपके पास मौजूद थे? टोटल कितने यूनिट्स इन्वेंट्री में थे? 110।
110 में से कितने बेच दिए? अब कितने बच गए? 105 यूनिट्स बच गए। अब यहां पर वही जो ऊपर कॉस्ट थी इसको आप कॉपी कर लें, यही कॉस्ट आएगी ना। अब इधर भी करना पड़ेगा, यही यहां पर जो है इस वाले मेथड के अंदर ये बड़ा मामला है, मुझे पहले से कर लेना चाहिए था जी। ये आ गया। अब आप बैलेंस कैसे बनाएंगे? ये इन्वेंट्री थी ना आपके पास 11,10,000 की, इसमें से जो बिक गई है उसको माइनस कर लेंगे। अब एक स्टूडेंट क्या करता है, यहां भी मल्टीप्लाई करता है, यहां मल्टीप्लाई करेंगे ना, फिर आपको राउंड अप राउंड ऑफ के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। तो इस चक्कर से बचने के लिए अब डायरेक्ट इसको माइनस कर दें। 1059,545 की आपकी इन्वेंट्री आ गई। मेरे साथ साथ कैलकुलेट करते रहिएगा, वरना मूविंग एवरेज जब आप खुद करने बैठेंगे ना आपको प्रॉब्लम होगी। तो पहली चीज क्या है, जब भी परचेज होगा नया रेट निकलेगा। तो हमने क्या किया, परचेज जब किया और इस इन्वेंट्री को कॉपी किया तो हमने यूनिट्स को सम करके लिखा 110, कॉस्ट सम हुई थी, इस कॉस्ट को डिवाइड कर दिया 110 से, तो एक नया रेट आ गया जिसमें हमने पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिए। फिर जब सेल करेंगे तो इस 110 में से 5 यूनिट सेल किए और यही यूनिट कॉस्ट नई वाली जो हमने निकाली उसे कॉपी किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उसे राउंड अप या राउंड ऑफ कर लेंगे। बैलेंस बनाते वक्त 110 में से 5 यूनिट सेल हो गए, तो जो यूनिट बचे वो हमने लिख दिए और उसमें से फिर आप 1,11,10,000 में से इसको लेस करके अपनी इन्वेंट्री बना लेंगे, यानी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, अब आप जाएं जरा अपने पास क्वेश्चन में देखें, फैब 18 को हमने 20 यूनिट सेल की, सही। अब हम जाएंगे और फैब 18 को 20 यूनिट सेल किए। अब सेल में आओ, कितने यूनिट सेल किए? 20। अब ये 20 किन में से सेल करेंगे हम? 105 में से, और 105 की यूनिट कॉस्ट ये लिखी हुई है, एक ही यूनिट कॉस्ट से एवरेज बस वही जाएगी, उसी को आप ट्रांसफर कर दें और भी मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करते वक्त देखिए आपके पास क्या आ रहे हैं जी, क्या ये आएगा 201818.1 आ रहा था, तो फिर आपको राउंड अप नहीं करना, आपको 80 रखना है इसको। अब आप आ जाए इधर, यानी ये जो अमाउंट आएगा ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, बेटा इसको पॉइंट में मत लिखना, पॉइंट में सिर्फ यूनिट कॉस्ट लिखेंगे आप बस, और उसमें भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट। ना आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पॉइंट्स में लिखनी है, ना आपको इन्वेंट्री पॉइंट में लिखनी है, टोटल इन्वेंट्री। अब मुझे बताएं कितने यूनिट से आपके पास? 105। कितने यूनिट सेल हो गए? कितने बच जाएंगे? 85 यूनिट बच जाएंगे। अब इन यूनिट्स की कॉस्ट क्या है? 10090.9091, ये इसकी कॉस्ट है। अब आप क्या करेंगे, अब आप बैलेंस बनाएंगे। कैसे बैलेंस बनेगा? पहले हमारे पास ये इन्वेंट्री थी, इसमें से आपने कितनी इन्वेंट्री सेल कर दी? ये वाली, तो आपका बैलेंस आ गई। इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये अमाउंट आएगा। अभी तक मूविंग एवरेज के बारे में क्या बात हुई? मैं जो भी आ रहा है टाइम पर आए, वरना समझ में नहीं आएगा क्लास में। सबसे पहली बात क्या हुई कि बैलेंस लिखने का, बिगिनिंग बैलेंस लिखने का तरीका वही लाइफ ऑफ एफओ जैसा है, परचेज करने का तरीका भी वही है, लेकिन जब परचेज करके बैलेंस बनाएंगे तो फिर जो दो रेट होंगे उनको आप एक में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जब भी सेल करेंगे उन्हीं रेट पे करेंगे। रेट में पॉइंट के बाद 4 डिजिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करते वक्त आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पॉइंट में नहीं लिखनी, राउंड अप या राउंड ऑफ करना है, और बैलेंस निकालता है माइनस करके बैलेंस निकालेंगे तो खुद ब खुद पॉइंट में नहीं आएगा वो। अब इसके बाद एक रो छोड़ेंगे और मुझे बताएं अब हमें क्या करना है। अब ये बता रहा है कि मार्च 11 को हमने 20 यूनिट्स परचेज किए 11,500 वाले। अब गौर से अपनी आगे खोल के जरा चीज देखिएगा, 20 यूनिट्स 11,500 मार्च 11, तो आप यहाँ आएंगे और लिखेंगे मार्च 11 को कितने यूनिट्स परचेज किए? 20। कितने वाले? 11,500 वाले। अब इसको मल्टीप्लाई करें पहले तो आपके पास कितने के यूनिट्स हो गए? ये आपने परचेज किए 2,30,000। अब गौर से देखिएगा क्या हो रहा है। पुराने यूनिट्स आपके पास 85 रखे हुए, कितने वाले? 10090.9091, सही है। ये हमारी इन्वेंट्री की पुरानी यूनिट कॉस्ट है। पॉइंट के बाद हमें 4 डिजिट लेने हैं। अगर आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट ना लेना तो
तो आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट में डिफरेंस आ जाएगा। आप देखें ना, अगर इसको मैं 90 लू सिर्फ, तो एक यूनिट में 90 पैसे का फर्क आएगा। 90 पैसे का फर्क, 1 लाख से 90 पैसे को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना अमाउंट बन जाएगा? 10 करोड़ से मल्टीप्लाई करो कितना अमाउंट बन जाएगा? तो आपको नहीं करना है। अच्छा, ये हमने पुराने वाले यूनिट्स कॉपी कर लिए। नए यूनिट्स कितने आए? 20। इनको तो अलग से लिखना पड़ेगा ना। कितने वाले हैं वो? 11,500 वाले। अब इसका सम करें आप। पहले इतने की इन्वेंट्री थी, फिर मजीद हमने खरीद ली कितने की? 2,30,000 की। टोटल इन्वेंट्री ये हो गई। अब आप देखें दोबारा 2 रेट हो गए। एक पुराना रेट है 10,090 वाला और एक नया रेट आ गया 11,500 वाला। इस मेथड को ये बर्दाश्त नहीं है कि 2 रेट हो। जब भी एक से ज्यादा रेट आएंगे आप एवरेज निकालेंगे, नया रेट निकाल लेंगे। इसी वजह से मैंने बोला है आपको, जब भी परचेज होगी नया रेट निकलेगा। तो आप जाके घर पे बता दें आज कि मूविंग एवरेज में जब भी परचेज होगी नया रेट निकलेगा, जब भी परचेज होगी नया रेट निकलेगा। क्योंकि अगर आपने नया रेट नहीं निकाला तो सेल करते हुए कौन से रेट पे सेल करेंगे आप? एवरेज तो है ही नहीं आपके पास। और नया रेट निकालने के लिए तरीका क्या है? पहले यूनिट्स को सम करो कि टोटल यूनिट्स अभी हमारे पास कितने? 165। देखिए मैंने लाइन भी डाली है, ये लाइन इस बात को शो कर रही है कि मैं इन यूनिट्स को सम कर रहा हूं। इसके अलावा उन यूनिट्स की कॉस्ट क्या है? ये रही कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? आज के दिन हमारे पास 10,87,727 के यूनिट्स हैं और वो कितने? 105। अब हम इन दोनों कॉस्ट को इग्नोर कर देंगे और एक नया रेट निकालेंगे। वो नया रेट कैसे निकलेगा? इस कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे 105 से। तो आप इस कॉस्ट को पहले लिखें, डिवाइड करें 105 से, तो आपका देखें जो रेट आएगा उसमें आपको कितने डिजिट लेने? 4 डिजिट लेने। तो अभी हम भी 4 डिजिट ले लेते हैं। $10,359.3074 यही रेट है आपका। अब जो भी सेल होगी वो किस में से होगी? इस 105 यूनिट में से होगी और उसका रेट क्या होगा? 10। हाँ, ये दोनों रेट यूज नहीं होंगे। 30 ये गलत आ रहा है। अच्छा, कैलकुलेटर में ना कभी कभी किसी कैलकुलेटर के अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो जब हम लोग मैनुअल करते हैं सबका सेम आ रहा है। हमने तो कोई मसला नहीं है, इतना बड़ा फर्क नहीं आएगा। 30 आ रहा है, हाँ 30 आ रहा है। 47 तो कुछ पैसों का फर्क होगा, वो आगे जाके बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत बड़ा फर्क नहीं आना चाहिए। जैसे ये 0.33 है ना, 3 अगर आपके पास ये आ रहा हो 95 तो ज्यादा पैसों का फर्क हो जाएगा। सही है, 30 पैसे तो हमारे पास सबके पास आ रहे हैं ना, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा सुनिए, नहीं 4 ही लिखने आप, 4 डिजिट लेने आपको, वरना फर्क आएगा ना। मैंने इसको यूज किया हुआ है काफी। मूविंग एवरेज को मैं काफी सालों से, मतलब तकरीबन 2004 से पढ़ा रहा हूं मैं। तो अगर हम 4 डिजिट ना लेना तो फर्क आया। इस वजह से हमने 4 डिजिट रखे हैं, ये बिल्कुल सेफर है। अच्छा ओके, नया रेट आ गया। अब मुझे बताएं क्या हुआ, बोले। अब जो सेल होगी वो 10,359.3074 की कॉस्ट को ट्रांसफर करेंगे। आपने एक बात नोट की कि मूविंग एवरेज में हमारे पास जो नया रेट निकलता है, गौर से देखिएगा, पहले ये नया रेट निकला ना 100,90, ये रेट इन दोनों रेट के दरमियान में होता है। एवरेज है ना, एवरेज दोनों के दरमियान में होगा। इस रेट को देखें, 10,000 से बड़ा है, 11,000 से छोटा है। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? आपने पेपर में रेट निकाला, वो रेट आ रहा है 10,000 से छोटा, वो 100% गलत है। रेट जो निकलेगा वो बड़ी वाली रेट से कम और छोटे वाले रेट से ज्यादा होगा। अब इसमें भी देख लें आप, ये जो रेट आया 10359, ये देखें 10090 से बड़ा है और 11,500 से छोटा है। जो रेट निकलेगा नया वो दोनों रेट के दरमियान में होगा, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, इस मेथड को मूविंग एवरेज क्यों कहते हैं? ये तो समझ में आ रहा है कि जब भी परचेज होगा नया रेट निकलेगा, एवरेज निकालेंगे हम, पुराने वाले रेट को छोड़ देंगे। मूविंग एवरेज क्यों कह रहे हैं? मूव हो रहा है मतलब एक्सप्लेन करें ना इसको, क्या मतलब है, एक्सप्लेन करें इस पॉइंट को। हाँ, जब भी परचेज होगा नया एवरेज निकलेगा। मूव माने सिर्फ हरकत करना नहीं होता, मूव माने चेंज भी होता है। तो मूविंग एवरेज मतलब ऐसा मेथड जिसके अंदर जब भी परचेज होगा एवरेज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जब भी परचेज होगा तो 2 रेट आ जाएंगे और हम 2 रेट को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो फिर हम नया रेट निकाल लेंगे। अब इसके बाद मार्च 11 के बाद क्या है? 20
अप्रैल 20 को फिर 5 यूनिट इसने परचेज कर लिए। अब आपको पता चला क्या होगा, दोबारा परचेज कर लिए ना, अब फिर नया रेट निकलेगा। तो मार्च 11 के बाद अप्रैल 20 कितने यूनिट परचेज किए? 5 यूनिट्स 11,500 वाले। पहले तो ये कॉस्ट निकाल लो, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्हें इन्वेंट्री वैल्यूएशन के पुराने वाले कार्ड्स बनाने आते हैं तो वो उनको मूविंग एवरेज समझ में आएगा। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन FIFO LIFO आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आखिरी कार्ड है, फ्यूचर इन्वेंट्री सिस्टम का आखिरी कार्ड है और इसको सबसे मुश्किल एज्यूम किया जाता है, हालांकि ये भी कोई मुश्किल नहीं है। अब बैलेंस कैसे निकालेंगे बताइए, बैलेंस कैसे बनाएंगे? पहले क्या लिखूं? 105 यूनिट्स लिखूंगा। एक स्टूडेंट ने क्या किया, बैलेंस बनाते हुए 85 और 20 कॉपी कर रहा है। भाई वो 85 और 20 ये सारी चीजें खत्म हो गई। अब ये बैलेंस है 105 यूनिट है हमारे पास, 10359.3074। अच्छा, मैं अपने पास इस वजह से बार बार कर रहा हूं क्योंकि इस पूरे पर मैं अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जो बगैर पॉइंट के ही मुझे लिखनी है परचेज वाली। अच्छा, ये हमारे पास आ गया रेट। नए यूनिट्स मैंने खरीदे कितने? 5। कितने वाले? 11,500 वाले। अब इसकी कॉस्ट तो मैं ऐसे निकाल लूंगा, पहले इतने के यूनिट्स पड़े हुए थे, मजीद यूनिट्स मैंने खरीद लिए इतने, तो टोटल ये हो गए। अब क्योंकि 2 रेट आ गए तो हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम नया रेट निकालेंगे। नया रेट निकालने के लिए पहले यूनिट्स को सम करो। टोटल यूनिट्स हैं 110 और कॉस्ट कितनी आ गई ये। अब आप नया रेट कैसे निकालेंगे? जो टोटल कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देंगे किससे? 110 से। टोटल कॉस्ट ये रही, डिवाइड करें 110 से, बेटा क्या आ गया रेट आपका? अभी देखें आप क्या आ रहा है। लेकिन फिर भी हमारा टाइम सेव होता है क्योंकि कॉपी नहीं करना पड़ता आप लोगों को। सही है, एक्सेल पे आपको जो एक्सेल दिया जाएगा ना वो सिर्फ इस पर्पस के लिए नहीं दिया जाएगा, मूविंग एवरेज के लिए, और भी बहुत सारे पर्पस है ना। अच्छा भाई, अब हमारे पास कितने यूनिट्स हो गए? भाई इसमें तरीका होगा ना, स्टाइल कॉपी करने का तरीका होगा, वो मुझे पता नहीं है। एक चीज होती है कि आप पूरा फॉर्मूला कॉपी कर लें और एक होता है स्टाइल कॉपी कर लें। स्टाइल कॉपी करने में क्या होगा कि इस पे जो दूसरी चीजें अप्लाई हो रही है ना वो खुद अप्लाई हो जाएंगी, वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, अभी टाइम मेरे पास नहीं है। ओके, तो 10411.1570 आ गई इसकी यूनिट कॉस्ट। अब हम जो भी सेल करेंगे वो 110 यूनिट पे इसे सेल करेंगे और उसकी कॉस्ट हमारे पास मौजूद है, और ये दोनों हम छोड़ देंगे। अब मुझे बताएं, ये जो न्यू यूनिट कॉस्ट आई है क्या ये इन दोनों के दरमियान है? 11,500 से छोटी है और 10,359 बोलेंगे ना उससे बड़ी है, तो सही है बिल्कुल। इसका मतलब हमारा रेट सही है। ओके, अब आ जाए जरा, अब क्या कर रहे हैं बेटा? अप्रैल 20 के बाद सेल, कितने यूनिट सेल कर रहे हैं? 50। तो आप यहां पर अप्रैल 20 के बाद क्या रेट है हमारी? मैं 25 कितने यूनिट्स? 50 यूनिट्स सेल में लिख दिया आपने। ये सेल का कॉलम है ना, देखिए ऊपर लिखा हुआ है सेल, सोल्ड है। अब यहां पे आपको कॉस्ट लिखनी है 10411.1570। क्या हुआ? ठहर जाओ, ठहर जाए, एक बंदे की बात सुनने दे बेटा, आवाज नहीं निकालें। मिक्सिंग नहीं है। जब आप बैलेंस निकालते हैं परचेज के बाद, अच्छा मूविंग एवरेज के अंदर बात करनी है आप या लाइफो फाइवो में? आपने लाइफो फाइवो पढ़ा था कल, आज हमने लाइफो किया, आपने देखा, उसमें कोई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए गौर से सुनिए इनका सवाल। लाइफो की तमाम चीजें इस पे अप्लाई हो रही हैं, मां सिवाय इसके कि आपको कॉस्ट कौन सी ट्रांसफर करनी है। सही है, बाकी ये जो हम लोग प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं ना, इसी तरीके से होगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती आप। क्या आपको जब नया रेट निकालना है ये वाला, तो आपको यूनिट को सम करके और कॉस्ट को सम करके डिवाइड करना पड़ेगा, नया रेट निकलेगा। फिर उसके बाद सेल करेंगे तो वही रेट आपको ट्रांसफर करना है इधर। तो इसमें तो आसानी हो गई ना, लाइफो फाइवो से तो आसान है। इसमें सिर्फ यह है कि हर से परचेज के बाद आपको नया रेट निकालना है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा लेंथी लग रहा है आपको। क्या एग्जाम्पल?
भाई ये प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल है कि आपके एक कंपनी चल रही है, उस कंपनी के अंदर आप यूनिट सेल कर रहे हैं, तो जब भी नया यूनिट आता है आप उसके यूनिट से पुराने थे और नए यूनिट से उनको ऐड करके कॉस्ट को ऐड करके डिवाइड करके नया रेट निकाल दिया आप। वो ये पूछनी है कि इस प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स हमें परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि स्टेप्स कम हो जाएं, वो ये पूछनी है। तो इसमें कोई स्टेप कम नहीं हो सकता, आपको प्रैक्टिस से इनको याद रखना पड़ेगा, यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप स्टेप्स को इसमें कम कर लें। और स्टेप क्या है? परचेज के बाद जो बैलेंस आएगा उसमें एक नया रेट निकालना है, सेल करते वक्त कुछ भी नहीं करना है, उसी रेट को ट्रांसफर करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो निकालनी है उसको पॉइंट्स में नहीं लिखना है आपने, उसे राउंड अप या राउंड ऑफ कर लेना है। और बैलेंस बनाना हुआ आसान, कैसे कि आपको जो यूनिट बच गए डायरेक्ट वो लिख देने और ये यूनिट कॉस्ट कॉपी करके इसमें से इसको लेस करने, तो पुराना वाला तरीका है। सिर्फ आपके स्टेप्स ऐड क्या हुए, बेटा आप खामोश बैठेंगे या जाएंगे बाहर, प्लीज बी क्वाइट। परचेज के बाद हमें जो है ना नया रेट निकालना है, ये एक नया काम हमारे पास आ गया, ये एक नई रो हमारे पास ऐड होगी और यही रो फिर हमारे काम की होगी। सेल करने के तरीके में तो आसानी हो गई और बैलेंस बनाने के तरीके में भी आसानी हो गई। बैलेंस बनाने के तरीके में और सेल बनाने के तरीके में एक एहतियात क्या है, पॉइंट में आपको ये नहीं लिखने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री का बैलेंस पॉइंट में नहीं लिखना। इन्वेंट्री का बैलेंस निकालने का तरीका भी वही है कि इसमें से इसको लेस करके निकाल लो, इसमें पॉइंट नहीं लिखना, आपने मल्टीप्लाई करके राउंड अप या राउंड ऑफ कर लेना। तो ऐड असल में क्या हुआ, नया बैलेंस नया रेट निकालना, और हर परचेज के बाद नया रेट निकाला जाता है ना, इस वजह से थोड़ा सा मुसीबत लगती है, स्टूडेंट बोलते हैं बार बार करो, और इस सवाल को मैंने बड़ा बनाया हुआ इस वजह से ताकि बार बार रेट निकालें तो आपको याद हो जाए कि रेट निकलता है, सही। बाकी लाइफो फाइवो में तो हमें नया रेट नहीं निकालना पड़ता, तो उसमें काम एक कम हो जाता है, लेकिन वहां पे एक काम बड़ा हुआ है कि आपको एक से ज्यादा कॉस्ट लेयर ट्रांसफर करनी पड़ जाती है, फाइवो में ऊपर से और लाइफो में नीचे से आप कॉस्ट लेयर ट्रांसफर कर रहे होते हैं। यहाँ सेल करते वक्त आसानी हो गई, लेकिन परचेज करके जब बैलेंस बनाएंगे तो थोड़ा सा काम आ गया। मैं 25 को आप सेल कर रहे हैं 50 यूनिट्स, तो आप अब इसको मल्टीप्लाई कर लें। अभी मल्टीप्लाई करने वाला तरीका तो वही पुराना है, 557 के बाद पॉइंट समथिंग होगा ना, वो हमने अब देखिए बैलेंस बनाने कुछ भी नहीं है, 110 में से 50 निकल गए, 60 बच गए, और ये हमारी यूनिट कॉस्ट थी, यही यूनिट कॉस्ट यहाँ कॉपी कर देंगे हम। चलो मुबारक हो, मिल गया, ये यूनिट कॉस्ट ट्रांसफर हो गई हमारी। अब बैलेंस बनाने का वो तरीका वही है पुराना, क्या टोटल में से लेस कर लो, क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो असल में जो काम बढ़ा ना वो परचेज के बाद बढ़ा, बेटा बातें नहीं करें, वो दूसरा स्टूडेंट डिस्टर्ब होता है, और हर चीज को पढ़ने के ना कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं। जैसे आप अगली अकाउंटिंग पढ़ेंगे FACR कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की, अब जब आप वो पढ़ने जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री जो है ना वो NRV पे रिपोर्ट होती है, पढ़ाऊंगा मैं आपको। अब वहां पे टीचर बोल रहे हैं इन्वेंट्री NRV पे रिपोर्ट होती है, आप बोल रहे हैं ये क्या होता है। इसी तरीके से आप जब मूविंग एवरेज पढ़ लें ना तो आपको लाइफो फाइवो के कार्ड आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या है। एंड इफ यू डोंट नो तो आप किसी से भी नहीं पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे तो फिर वो बातें होंगी तो शोर होगा तो दूसरे स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा। कोऑपरेट करें प्लीज। अच्छा, अब ये बैलेंस है हमारे पास, 60 यूनिट्स है हमारे पास। अब क्या हो रहा है, मैं 25 के बाद फिर हमने जून 22 को 100 यूनिट खरीद लिए, फिर रेट निकलेगा। अब बोलेंगे अरे ये तो मुसीबत हो गई, मूविंग एवरेज यूज करना सॉफ्ट। जब आप अकाउंटिंग करेंगे ना प्रैक्टिकल लाइफ में, यहाँ तो हम सीख रहे हैं कि पेपर में ऐसे करेंगे, आप वहाँ सब सॉफ्टवेयर में होता है, वो खुद रेट निकाल देगा, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सॉफ्टवेयर को इनपुट देंगे सारे काम हो जाएंगे आपको, लेकिन इनपुट प्रॉपर देना पड़ेगा। इनपुट अगर आपने गलत दिया तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। आजकल सब कुछ ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। जैसे पहले अटेंडेंस कहाँ ली जाती थी, रजिस्टर्स में, अब तो यह है कि नहीं कंपनीज की बात कर रहा हूँ। कंपनीज में अटेंडेंस कैसे होती है, आप जाएंगे मशीन लगी है, आपकी शक्ल देखेगा अटेंडेंस हो जाएगी। ज़्यादा मेरा थंब से भी होती है, अब थंब का भी एडवांस आ गया ना, आप सिर्फ एंटर होंगे कंपनी के अंदर वो अटेंडेंस आपकी हो जाएगी, आपकी शक्ल से वो पहचान लेगा, फेस इंप्रेशन। ओके, अब हमारे पास क्या था, मैं 25 के बाद जून 22। बेटा आज हमें और भी काम करना है, मैं सिर्फ कार्ड नहीं बनाना है। मैं यहाँ इस कार्ड को यही छोड़ दूं क्या, ठहर जाए, एक बंदा सेम नहीं होगी। अभी आप देखिएगा फाइफो, लाइफो और एवरेज, इन तीनों में कॉस्ट का डिफरेंस आता है, प्रॉफिट का भी डिफरेंस आता है। इसके लिए थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा ना आपको।
जब मैं कार्ड कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। वो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाइफो से कॉस्टिंग कर रही है इन्वेंट्री की, इसके बरस लाइफो से करे, एवरेज से करे, तो क्या डिफरेंसेस आएंगे, तो ये मुझे आपको बताना भी है। ओके, इसमें एक और चीज़ भी इंक्लूडेड है ना, वो ना बताई जाए तो आंसर इनकम्प्लीट होगा। मैं 25 के बाद क्या बेटा, जून 22 100 यूनिट्स खरीदने 12,000 के, तो जून 22 को 100 यूनिट्स खरीदे 12,000 वाले, यही था। तो आपकी इन्वेंट्री, जो नई इन्वेंट्री खरीदी, परचेजेस की कॉस्ट आ गई 12 लाख। अब आप दोबारा बैलेंस बनाएंगे, और जब भी परचेज होगा, अभी तो मैंने बताया ना, घर जाके आपको बताना है, क्या बताएंगे आप, जब भी परचेज होगा नया रेट निकलेगा। भूल गए आप 60, अम्मी आपसे पूछे बेटा क्या बढ़ के आए हो, तो आप यही बोलेंगे ना, जब भी परचेज होगा नया रेट निकलेगा। ये हमने सीखा है मूविंग एवरेज में 12,000। अच्छा, आप बैलेंस बनाएंगे और इसमें इसको ऐड कर लेंगे आप, तो आपके पास टोटल इन्वेंट्री आ गई कितने की, 18,24,000 वगैरह वगैरह। अब इसको, क्योंकि 2 रेट आ चुके हैं ना आपके पास, अब दोबारा आपको नया रेट निकालना पड़ेगा। ये फाइफो लाइफो में नहीं होता था। अब आप रेट निकालें नया, तो उसके लिए पहले आपको यूनिट को सम करना पड़ेगा जी। 160 यूनिट्स हो गए, और उनकी कॉस्ट ये रही, कॉस्ट ऐसी कॉपी कर लेंगे हम। अब नया रेट निकालेंगे। नया रेट कैसे आएगा, टोटल इन्वेंट्री जो अभी मौजूद है इसको डिवाइड कर देंगे इसकी कॉस्ट से, तो जो हमारा रेट आएगा 11,404, और आगे ये हमारी यूनिट कॉस्ट आ गई 0.1839, सही है। अब जो भी सेल होगा वो इसी यूनिट कॉस्ट पर होगा 11,404। अच्छा, अब क्या हो रहा है देखिए आगे, हमने कहां तक कर लिया, जून 22। जून 22 के बाद बदकिस्मती ये है कि जुलाई 9 को फिर परचेस कर लिया इन्होंने 25 यूनिट 12,000 वाले, तो अब फिर एक रो छोड़ेंगे, और जुलाई 9 कितने यूनिट्स, 25 यूनिट्स, मजाक नहीं करें, टाइम नहीं है, 12,000 वाले, सही किया, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। खसारे में है या फायदे में है, ये तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में पता चलेगा ना। अब आप बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस कैसे बनाएंगे, आप क्या बोलेंगे, 160 यूनिट्स पहले से हैं, आप लोग तंग कर रहे हो, 160 यूनिट्स पहले से हैं, और उनकी यूनिट कॉस्ट कितनी है, ये पुराने वाले यूनिट्स की यूनिट कॉस्ट हमने कॉपी कर ली, और नए यूनिट्स हमारे पास कितने आ गए, 25, कितने वाले, 12,000 वाले। अब क्योंकि दोबारा पहले टोटल निकाल लें, ये इन्वेंट्री पहले से मौजूद थी, और मजीद हमने इन्वेंट्री खरीद ली 3 लाख की, ये टोटल आ गया। अब क्योंकि हमारे पास 2 रेट हो चुके हैं, और 2 रेट हमें बर्दाश्त ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक नया रेट निकालेंगे, दोनों रेट को खत्म कर देंगे। कैसे, इन्वेंट्री का टोटल ये रहा, और गुड्स यूनिट्स का टोटल कितना है, यानी आज हमारे पास 21,24,700 की इन्वेंट्री है तकरीबन, और वो इन्वेंट्री है 185 यूनिट्स की। तो यूनिट कॉस्ट निकालेंगे कैसे, टोटल को डिवाइड कर देंगे 185 से, फिर नया रेट आएगा आपके पास। अब जो भी सेल होगी, वही जो नया रेट आएगा इसी पर होगी। ये हमारा नया रेट है, सही है रेट 11,484.6996, नियर अबाउट यही रेट आ रहा होगा आपका। ओके, अब बताइए आगे, अब क्या हो रहा है जुलाई 9 के बाद। जुलाई 9 के बाद अगस्त 14 को 60 यूनिट्स हमने सेल कर दिए, तो अब आसानी से काम होगा, परचेज नहीं हो रहा, तो आपने सुकून का सांस लिया, और आपने बोला है कि अगस्त 14 को कितने यूनिट सेल कर रहे हैं, 60। अब जो यूनिट सेल हुए हैं उनकी यूनिट कॉस्ट कितनी है, 11,000। सही है, इसको आप यहां कॉपी कर लेंगे। जी बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गई। अब बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। पहले 185 यूनिट से 60 यूनिट सेल हो गए, कितने बच गए, 125, और यूनिट जो है उनकी कॉस्ट कितनी है, ये कॉस्ट है। अब बैलेंस कैसे निकलेगा, टोटल इन्वेंट्री में से माइनस कर लें ये जो सेल हो गई इसकी इन्वेंट्री,
ओके, आगे बताएं अब क्या हो रहा है। अगस्त 14 के बाद दोबारा सितंबर 6 को परचेज हो गया भाई, अब दोबारा नया रेट निकालना पड़ेगा। अब ये सवाल जानबूझ के मैंने बड़ा किया हुआ, मैंने आपको बार बार बता रहा हूं ताकि एक चीज आप बार बार देखें तो आपको समझ में आ जाए। 50 यूनिट्स हमने परचेज किए 12,500 के, तो हम क्या पेपर में इतना बड़ा थोड़ी आएगा, शाम हो जाएगी। वो से तो चेक करना है ना कि आपको परचेज करके बैलेंस बना के नया रेट निकालना आता है या नहीं, आपको पता है कि सेल कैसे होगी, आपको पता है बैलेंस कैसे बनेगा, वही चेक कर रहे हो। 3-4 देगा, 1-2 परचेज दे देगा, 2 सेल दे देगा, चेक हो जाएगा। इतने सारे थोड़ी देगा वो आपको, ये तो हम सीखने के लिए कर रहे हैं। सितंबर 6 को हमारे पास परचेज हो रहे हैं 50 यूनिट्स 12,500 वाले, 50 यूनिट्स 12,500 वाले। तो हम कैसे करेंगे, पहले इसकी हम परचेज की टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे 6,25,000। अब बैलेंस बनाने 125 यूनिट पहले से पड़े हुए कितने वाले, और नए यूनिट्स हमने खरीदे 50 कितने वाले 12,500 वाले। अब बैलेंस बनाएंगे, परचेज में ऐड होता है, सेल में लेस होता है। तो परचेज किया है ना हमने, तो हम इसमें ऐड कर लेंगे इसको। अकाउंटिंग हो या मैथमेटिक्स हो या स्टैटिस्टिक्स हो, आपको हैंड्स ऑन सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर एक्सेल वगैरह यूज करें। अब यूज करना छोड़ दें, भूल जाएंगे आप। आपको इसमें प्रैक्टिस करनी होती है, आप क्वेश्चंस निकालें, बार बार सॉल्व करें। फ्री वक्त है, फ्री वक्त में फेसबुक यूज करने के बजाय ये क्वेश्चन निकाल के सॉल्व कर लें। थोड़ी सी तकलीफ होगी आपको, प्रैक्टिस के वक्त टाइम लगाना पड़ेगा, तकलीफ होती है ना, अरे यार तफरी के बजाय मुझे ये काम करना पड़ रहा है, लेकिन उसका फिर फ्यूचर में आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। और आसान तरीका प्रैक्टिस का क्या है, आसान तरीका प्रैक्टिस का ये है, किसी को पकड़ के पढ़ाना शुरू कर दें। इसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपको मजा आएगा, उस्ताद हो जाएंगे ना आप बोलेंगे भाई मैं तो उस्ताद हो गया, आप पढ़ाएंगे। बहरहाल सबसे आसान तरीका यही है। जब हम लोग स्टडी करते थे तो हम लोग अपनी अलग से प्रैक्टिस करने के बजाय स्टूडेंट्स को पकड़ के पढ़ाते थे टॉपिक्स। किसी को प्रॉब्लम है तो उसे वो घर से तैयारी करके आते थे, उसको पढ़ा देते थे। इससे फायदा क्या होता था कि हमें रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, पेपर से पहले भी हम उनको रिवाइज करवा रहे होते थे, आसानी होती है इससे। लेकिन इसमें आप लोग क्या करते हैं, कंबाइंड स्टडी में बैठ जाते हैं। कंबाइंड स्टडी की बात नहीं कर रहे, आप टीचर बन के जाके उनको पढ़ाएंगे और वो आपका टाइम जाया कर रहे, नहीं पढ़ रहे आप छोड़ के आ जाए, आप नहीं पढ़ाए, नहीं समझ रहे आप मजाक में लेके जा रहे हैं चीज को। इसका नुकसान हो जाएगा आपको, जो आप मतलब हर चीज को मजाक में ले जाने से ना सेहत कमजोर हो जाती है इंसान। ओके बेटा, अब आगे आप समझ सकते हैं। टोटल अभी हमारे पास कितने की इन्वेंट्री है, 20,60,000 समथिंग की। अब नया रेट निकलेगा, कैसे, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे 175 से। अब जो नया रेट निकलेगा वो देखिए, आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं मेरे साथ, क्या रेट आ रहा है। अब हर यूनिट इतने का ही हमारे पास मौजूद है जी। अब जब भी बेचेंगे 1177 का बेचेंगे, मतलब ये सेलिंग प्राइस नहीं है, इतने की कॉस्ट ट्रांसफर होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, ये मतलब है। सेलिंग प्राइस यहाँ सामने नजर आ रही है। ओके, ये इस पे डिस्कशन कल मैं काफी कर चुका हूँ कि सेलिंग प्राइस अलग है और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अब मुझे बताएं, सितंबर 6 को हमने कर लिया, अक्टूबर 20 को फिर हमने यूनिट सेल की है 75, तो सेलिंग प्राइस इग्नोर कर देंगे। 75 यूनिट सेल करने कब, अक्टूबर 20 जी। कितने यूनिट्स, 75। अक्टूबर 20 को 75 यूनिट सेल हो रहे हैं। अब 75 में हर यूनिट जो हमने सेल किया उसकी कितनी कॉस्ट ट्रांसफर करेंगे आप, हाँ तो ये कॉस्ट ट्रांसफर करेंगे आप, क्या क्या 11,774.7854। अब इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लो मल्टीप्लाई करके, गौर से देख ले बेटा, क्योंकि इसके बाद मूविंग एवरेज का क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ आपको मूविंग एवरेज में कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपके पास लेक्चर मौजूद होगा, आप अगले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली। सही है, हम टाइम बचाएंगे। अब मुझे बताएं बैलेंस, अगर आपको फिर भी करवाना हो सॉल्व तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको अगला एक कोई क्वेश्चन करवा दूंगा। वैसे आप जब प्रैक्टिस करके आएंगे ना तो आपको आई थिंक जरूरत फील नहीं होगी। बैलेंस कैसे बनेगा, 175 में से 75 चले गए, 100 बच गए। आप देखते रहे, देखिए एरर इंसान से हो सकता है, आप गौर से देखें कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझसे कोई एरर हो जाए, बाद में बैलेंस नहीं आएगा फिर। जी बेटा,
अब मुझे बताएं बैलेंस क्या आएगा। टोटल इन्वेंट्री ये थी, इसमें से ये इन्वेंट्री सेल हो गई, ये बच गई 1177,479। इसके बाद अब क्या करना है हमें, देखें आप जाके अक्टूबर 20 के बाद फिर परचेज हो रहा है और फिर आपकी जान जा रही है कि अब आपको दोबारा नया रेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर परचेज के बाद आप घर जाके क्या बताएंगे, मूविंग एवरेज में जब भी परचेज होता है नया रेट निकलता है। तो आपकी अम्मी पूछेंगे क्यों बता रही है, तो बोला ये मुसीबत का काम है, बार बार रेट निकालने पड़ते हैं। ठहर जाए बेटा, इनकी बात सुने। हाँ बोले बेटा। नहीं नहीं नहीं, अभी आप देखिएगा। नहीं, अगर परचेज करके रखूं और उसमें से मेरे सिर्फ 30% यूनिट सेल हो, तो बाकी जो मेरी परचेज हुई हुई इन्वेंट्री तो रखी हुई है ना, वो फ्यूचर एक्सपायर नहीं होती, इन्वेंट्री सेल होती है। और हम इतनी ही इन्वेंट्री खरीदते हैं जिसके लिहाज से हमारा बिजनेस हो। हमने फ्यूचर की इन्वेंट्री खरीद के रख ली, आगे हालात खराब होने वाले हैं, हमने खरीद के रख लिया कि भाई यूनिट सेल करते रहेंगे बाद में हम। अभी जितने इस मंथ की सेल है वो कर दी हमने। किसी, अबे सुन तो लो पूरी बात, किसी मंथ सेल बढ़ जाती है, किसी मंथ सेल कम हो जाती है। तो हो सकता है इस मंथ जो है वो कस्टमर ने कम खरीदा है, नेक्स्ट मंथ खरीद लेंगे वो। लेकिन उसके लिहाज से हमने दुकान खाली करके थोड़ी बैठेंगे कि कस्टमर कम आ रहे हैं तो दुकान एम्प्टी रखो। हम अपने लिहाज से, वैसे एक सिस्टम होता है जस्ट इन टाइम का, अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट जस्ट इन टाइम, उसमें ये होता है कि उसी वक्त इन्वेंट्री खरीदो जब कस्टमर मांग रहे हैं। वो अलग किस्म का बिजनेस होता है, ये अपने लिहाज से बिजनेस को चला रहा है। और हमने परचेज यहाँ ज्यादा क्यों करवाई है, आपको नया नया रेट सिखाने के लिए। सही है, आप इस वजह से इसको, मैंने बार बार ये बात बोली भी है कि हमने परचेज ज्यादा इस वजह से दिखाई है ताकि हमें बार बार रेट निकालना पड़े, तो रेट निकालने का तरीका आपको बार बार करने की वजह से समझ में आ जाए। तो 80 यूनिट्स 12,800 वाले जी, नवंबर 12 80 यूनिट्स 12,800 वाले। और अब वो जमाना खत्म होने वाला बेटा, परचेज आखिरी है ये। अब बैलेंस बनाएंगे बेटा। बैलेंस कैसे बनेगा, 100 यूनिट्स पहले से हमारे पास, कितने वाले जी, और नए हमने कितने खरीदे, 80 12,800 वाले। बैलेंस कैसे बनेगा, इस इन्वेंट्री में हम ये वाली इन्वेंट्री ऐड कर लेंगे जी। अब क्योंकि दो रेट हो गए हैं, तब दोबारा आपको नया रेट निकालना पड़ेगा। इन्वेंट्री का टोटल करेंगे और यूनिट्स का भी जी। अब इसको डिवाइड करेंगे, नया रेट हमारे पास आ गया मतलब आखिरी परचेज है हमारी। अब जो भी यूनिट सेल होगा वो 12,230 की कॉस्ट उसकी हम ट्रांसफर करेंगे किसमें, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। अब आगे बताएं कितनी चीजें रह गई। दिसंबर 25 में 25 यूनिट सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास यूनिट है कितने, 10, 180। सही है, तो हम 180 एक लाइन छोड़ेंगे, दिसंबर 31, और हम सेल में आएंगे। ये सेल का कॉलम है 25, दिसंबर 30 है 25, ओके। 25 यूनिट सेल कर रहे हैं, कितनी कॉस्ट है, 12230.4363 जी, मल्टीप्लाई कर लें इसको। अब इसके बाद सारी, अब कार्ड खत्म हो गया, अब हम इसकी आगे वाली चीजें पढ़ेंगे। बैलेंस बताओ, बैलेंस कैसे निकलेगा, 180 यूनिट थे, 25 यूनिट सेल हो गए, कितने रह गए, 155। और हर यूनिट की कॉस्ट कितनी है, अब टोटल इन्वेंट्री में से इसको लेस कर लें आप, तो हमारे पास जो इन्वेंट्री आ गई 1895718, ये हमारी इन्वेंट्री आ गई। खत्म हो गया ये हमारा मूविंग एवरेज का काम। अब इसको हम टोटल करेंगे। क्या बोल रहे हैं बेटा, बोलिए, एक एक करके पूछेगा सवाल। अक्टूबर 20 वाली 175 यूनिट से 75 सेल कर दिए, तो 175 में जब 75 सेल हो गए इतनी वैल्यू के, तो 100 बच गए। 15,000 ये जो कल आई थी, आप कल क्लास में थी आप, 15,000 ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस। अब मैं दोबारा इस बारे में बता देता हूँ, और अगर आप एब्सेंट होते हैं ना तो पूरी बात सुना करें वीडियो की, ताकि आपको समझ में आए। ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है इतने में हम बेचेंगे, इतने में हमने बेचा है। जबकि ये जो हम बना रहे हैं ना कार्ड, ये सेलिंग प्राइस का कार्ड नहीं है,
इसमें हम ये लिख रहे हैं इस कॉलम में कि जो इन्वेंट्री हमने बेची है ना वो हमें कितने की पड़ी थी, सही है। तो ये जो हमारे पास बैलेंस नजर आ रहा है ना आपको, ये क्या बता रहा है कि 110 यूनिट हमें 11,10,000 के पड़े थे। अब उसमें से जो बिक गए वो 5 यूनिट बिके, तो वो हमें 50,455 के हमें पड़े हैं। वो बेचे कितने में है वो सवाल में नजर आ रहा है कि 5 यूनिट 15,000 में बेचे, तो 75,000 सेलिंग प्राइस है। ये 15,000 हम कार्ड में लेके नहीं जाएंगे, कार्ड में हम ये लिख रहे हैं कि हमें कितने के पड़े थे, बेचे कितने के, 5 को मल्टीप्लाई करो 15,000 से, 75,000 बेचे 75,000 में, जबकि हमें कितने के पड़े हो 50,455 के, तो इसको माइनस करके प्रॉफिट निकलेगा। यानी इसमें हमें सेलिंग प्राइस लेके नहीं जानी, हम इसमें ये जो ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, वो अमाउंट हम कहाँ से ला रहे हैं, इधर से ला रहे हैं ना। और ये सारी वैल्यूज हमारी कॉस्ट की है, मतलब परचेजिंग वैल्यू, परचेजिंग वैल्यू इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन्वेंटरी अकाउंट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नॉट सेल्स वैल्यू। कार्ड में सेल्स वैल्यू नहीं आएगी। प्रॉफिट जब निकालेंगे तभी तो डिफरेंस आएगा। अब अगर यहाँ पे मैं सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करूँ 15,000 से, 75,000 आ गया, तो प्रॉफिट कैसे निकालूंगा मैं, तो जब कॉस्ट तो पता नहीं होगी, तो हम प्रॉफिट निकालने के लिए ही ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सारी मालूम कर रहे हैं। सही है, कल भी ये बात हमने अलग से की थी। आप बताएं बेटा क्या बोल रहे हैं ईशान, कौन सा रेट निकालते वक्त, एट के बाद क्या है, 108 के बाद पॉइंट नहीं है, 0.9 है ना, तो उसे 0.9 है तो उसे राउंड अप करके मैंने 9 कर दिया ना, 108 था ना टोटल कॉस्ट में। यहां पर इसको आपको कंसीडर नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई करो, करो मल्टीप्लाई करो, करो मल्टीप्लाई करो इसको, आपके पास क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करें इसको, आप चेंज नहीं होगा यही दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको। इसको मल्टीप्लाई करो, 100 मल्टीप्लाई बाय 11,774.785 क्या आ रहा है आपके पास, आ रहा है 11,774.78.5 है ना। अब पॉइंट के बाद 5 आ रहा है, पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा होता है तो ऊपर उससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देते हैं, ये 8 9 बन जाएगा ना, तो सही तो लिखा हुआ है। अब अगर तुम इन दोनों को ऐड करो, इसको और इसको ऐड करो, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा थोड़ी देर बाद दोबारा एनालाइज करके। सही, अगर आपको कंफ्यूजन है तो अभी क्लास के एंड में पूछ लेना ताकि दूसरों को भी फायदा हो जाए। अच्छा भाई, सम कर लेंगे अब यूनिट्स को, कि हमने कितने यूनिट्स परचेज किए। हमने परचेज किए 290 यूनिट्स। अच्छा, इसके अलावा उन यूनिट्स की कॉस्ट क्या थी, 35,46,500। और कितने यूनिट हमने सेल किए, 235। उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, 2,650,785। इसके अलावा एंडिंग यूनिट्स में 155 लिख देंगे बता, यानी इन 4 कॉलम में पूरा पूरा टोटल किया जाता है, लेकिन एंडिंग इन्वेंट्री में सिर्फ एंड वाले लिखे जाते हैं, और इन्वेंट्री की कॉस्ट भी सिर्फ एंड वाली लिखी जाएगी। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड मूविंग एवरेज वेरी इजीली, फर्स्ट डू LIFO एंड FIFO प्रैक्टिस। मैंने आपको क्यों करवा दिया, एक LIFO करवाया, एक FIFO करवा दिया, और डायरेक्ट मैंने मूविंग एवरेज करवा दिया। वी डोंट हैव टाइम। अब आपको अपने घर जाकर FIFO LIFO को पहले प्रैक्टिस करनी है। जब आपको वो अच्छी तरीके से आ गया तो फिर आपको मूविंग एवरेज की प्रैक्टिस करनी है। मूविंग एवरेज की पहले प्रैक्टिस नहीं करें। और मैं आपको क्वेश्चन भी बता रहा हूं आपको कौन सा करना है। आप लोग क्या करेंगे, एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा, ये मुल्तान ट्रेडिंग वाला सवाल आपको करना है। इसको तीनों से करेंगे, FIFO से भी, रिक्वायर्ड में जो लिखा है उसे इग्नोर कर दो। FIFO, LIFO और मूविंग एवरेज से। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन से नहीं हो सकता ये, ओके। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में तो बताएगा ना कौन सी वाली सेल हुई है, तो कुछ नहीं बताया। तो इसको FIFO से करें, LIFO से करें और एवरेज से करें। सोल्यूशन मैं आपको 7 बजे तक भेज दूंगा, इसका आप करके मैच कीजिएगा। देखिए मैं आपको 7 बजे सोल्यूशन भेज दूंगा। अब आप रात में 2 बजे करें, 2 बजे भी कर रहे हैं ना आप, तो पहले सोल्यूशन नहीं देखिएगा आप, और अगर आप पहले सोल्यूशन देखेंगे कोई फायदा नहीं होगा। कौन सा, वो तो वैक आप शॉर्ट बना लें कुछ भी, वेटेड एवरेज नहीं है ये। वेटेड एवरेज पेरियोडिक में होता है या मूविंग एवरेज होता है।
अभी वेटेड एवरेज जब पेरियोडिक करेंगे ना वहां पढ़ेंगे। वेटेड का वर्ड जो यूज हो रहा है ना, इसका मतलब है ऐसे मूविंग एवरेज है, मूविंग का मतलब है ना कि रेट हर मरतबा जब परचेज होगी तो मूव हो जाएगा, तो वहां वेटेड क्यों यूज हो रहा है? वेटेड का कोई मतलब होगा ना, ऐसे थोड़ी यूज हो रहा है। अब वेटेड का क्या मतलब है तुम फाइंड आउट करो, जब तक हम पेरियोडिक में आएंगे तो तुमसे पूछेंगे वेटेड क्यों कह रहे हैं। मूविंग है मैंने बता दिया, अगर तुमने खुद बता दिया ना मुझे, तुम्हें बड़ा फायदा होगा। इंसान जो चीज खुद खोद के लेके आता है वो कभी नहीं भूलता। समझ में आई बात? अच्छा बेटा ये कर लेंगे आप क्वेश्चन मुल्तान ट्रेडिंग वाला, 3 करने, फाइफो, लाइफो और एवरेज। ओके अब सुनिए जरा, मैंने स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन दिया था, कर लिया आप लोगों ने? अभी वो मुझे कोई बंदा उसका सोल्यूशन भेजे, मैं चेक करके फिर वो सोल्यूशन ग्रुप में दे दूंगा, सही है? अभी रुके जरा। ओके अब एक बात सुनिए गौर से, ये मैंने आपको फाइफो से कार्ड बनवाया था। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में कार्ड बनाने के अलावा भी काम होता है। कार्ड जब आप बनाते हैं तो उससे क्या फायदा होता है आपको? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम चल जाती है, डेट वाइज भी और टोटल भी। और क्या फायदा होता है? इन्वेंट्री मालूम चल जाती है, परचेज की भी कॉस्ट आपको नजर आ रही होती है कार्ड के अंदर, हर दिन का इन्वेंट्री का बैलेंस नजर आ रहा होता है। अब आपको प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट के लिए पहले सेल्स निकालनी पड़ेगी आपको। सेल्स कैसे निकलती है? यूनिट सोल्ड को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे आप। अब आप देखें ये जो जावेद इकबाल वाला क्वेश्चन था, इसमें आपने ये सेल की है, ये सेल है, इन तमाम सेल को इसकी सेलिंग प्राइस से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। वैसे तो तमाम यूनिट की सेलिंग प्राइस कैसी है? सिमिलर है ना, हर यूनिट कितने का बिका है? 15,000 का। लेकिन क्या ये डिफरेंट हो सकती है? हो सकती है। और ये अभी आप सेल्स आसानी से निकाल लेंगे। क्या करें? इन तमाम को टोटल करें और 15,000 से मल्टीप्लाई कर दें, रेवेन्यू आ जाएगी। लेकिन मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, इसके 2 रीजन हैं, वो अभी आपको नजर आएंगे मैं ऐसे क्यों नहीं कर रहा हूं। हम लोग सेल्स निकालेंगे डेट वाइज, इसके लिए कंप्यूटेशन बन रहा है, अभी रीजन समझ में आ जाएगा। पहला सेल कब हुआ? सवाल में आए। अब ये कार्ड के आगे वाला काम है, वो पेपर में अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दे, इन्वेंट्री भी दे दे, तो आगे वाला काम भी तो पूछ सकता है ना आपसे, कि जितना मैक्सिमम काम हो सकता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में वो हम सब करेंगे। तो हमने परपेचुअल के 4 किस्म के कार्ड बनाए, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के 2, लाइफो फाइफो एवरेज का 1-1। आज आप घर जाके मुल्तान ट्रेडिंग का लाइफो फाइफो एवरेज का बनाएंगे, फिर मैं कल एक और क्वेश्चन आपको दूंगा लाइफो फाइफो एवरेज का। 4-5 क्वेश्चन करके फिर आपका हाथ सेट हो जाएगा। फिर मैं आपको इसमें रिटर्न वाले क्वेश्चन दूंगा, मतलब हमने खरीदी गुड्स, वो रिटर्न कर दी, या हमने सेल की थी वो रिटर्न आ गई, या हमने तो खरीदी थी उन पर डिस्काउंट मिल गया, फिर सेल की थी उन पर डिस्काउंट मिल गया, तो कार्ड में क्या तब्दीली आएगी? वो करने से पहले आपको नॉर्मल कार्ड बनाना आना चाहिए। और ये कैसे आएगा? आपको कार्ड बनाना आप खुद सिखा सकते हैं प्रैक्टिस की मदद से। ओके 5 यूनिट्स हमने सेल किए जैन 20 को। अब आए सेल के कंपटीशन में 2008 जैन 20 को हमने सेल किए। अब देखें यूनिट सोल्ड इधर आ जाएंगे 5, सेलिंग प्राइस कितनी है? 15,000। सेल्स कैसे निकलेगी? इन दोनों को क्या कर लो? मल्टीप्लाई, तो आपको सेल मालूम चल गई कितनी? 75,000। इस तरीके से हर दिन के यूनिट सोल्ड और सेलिंग प्राइस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे बताएं, 20 यूनिट फैब 18 को, फैब 18 आप लोग बताएं बेटा कितने यूनिट? 20 और 15,000 के ही सेल किए। अच्छा इसके बाद बताएं, इसके बाद कब सेल हुए? मई 25 को 50 यूनिट सेल हुए। हम यहां लिखेंगे मई 25 कितने यूनिट्स? 50। ओके 15,000। बेटा इन्वेंट्री का टॉपिक ना अब इन मेथड्स के बाद काफी अभी पेरियोडिक करवा दूंगा ना, टेक्निकल हो जाएगा, आपके सर पे से चीजें जाना शुरू हो जाएंगी अगर आप कंसंट्रेशन के साथ नहीं सुनेंगे। आपको चाहिए आप बातें नहीं करें, सही? आप गौर से सुनिए, अल्लाह आपकी मदद फरमाए। फिर 60 यूनिट अगस्त 14 को आपने सेल किए हैं, तो आप यहां लिख देंगे अगस्त 14 60 यूनिट्स। ये भी 15,000 का एक यूनिट बेचा है आपने।
सही है। फिर अक्टूबर 20 को 75 यूनिट्स बेचे हमने, तो हम यहाँ लिख लेंगे अक्टूबर 20 को 75 यूनिट्स हमने बेचे, ये भी 15,000 का एक बेचा है। अच्छा, इसके बाद दिसंबर 25 को 25 यूनिट्स बेचे, दिसंबर 25 को हमने 25 यूनिट्स बेचे और ये भी एक यूनिट हमने 15,000 का सेल किया। अब देखिए सारी सेल्स हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, हमारी ये सेल्स आ गई सारी। ओके, सारे डेट वाइज हमारी सेल आ गई। इसको आप क्या कर लेंगे, सम कैसे करेंगे, सेल का सम कर लो, यूनिट का सम कर लो। यूनिट का सम तो हमने पहले भी देखा था, 235 यूनिट सेल हुए थे शायद, क्या कितने यूनिट सेल हुए थे, 235। ओके, 235 यूनिट्स हमने कितने के सेल किए, 35,25,000 के। अब गौर से देखिएगा था, 35,25,000 हमारी रेवेन्यू है, यानी हमने इतने पैसे कस्टमर से लेने हैं और हमें कितने के पड़े ये यूनिट्स, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता रही है 25 लाख। देख लें आप, 97,500 ज्यादा के बेचे हैं ना हमने, तो प्रॉफिट हो रहा है हमें। बाकी इन्वेंट्री रखी हुई है, उसको हम बाद में सेल करते रहेंगे। अब जब हमारा ये आ जाएगा सेल का अमाउंट, हम ग्रॉस प्रॉफिट का भी कंप्यूटेशन बना सकते हैं। अब अगला कंप्यूटेशन मैं बना रहा हूं, कंप्यूटेशन फॉर ग्रॉस प्रॉफिट। अब मुझे बताएं एक बात, हम ग्रॉस प्रॉफिट टोटल निकाल सकते हैं या हर डेट का निकाल सकते हैं, दोनों। कैसे, अगर आपको अक्टूबर 20 का प्रॉफिट मालूम करना है तो देखिए सेल कितनी है, 11,25,000। अब अक्टूबर 20 की जाके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देख लो, अक्टूबर 20 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 9 लाख, 11,25,000 का सेल किया, 9 लाख का हमें पड़ा, कितना फायदा हो गया, 2,25,000 का। सही, इस तरीके से डेट वाइज भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये परफ्यूजल का बहुत अच्छा मतलब क्वालिटी है, और आप टोटल में भी निकाल सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जो सेल्स का अमाउंट है ना आपके पास 35,25,000, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। अगर आपको टोटल प्रॉफिट चाहिए तो आप क्या करेंगे, अपने कार्ड के नीचे जो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखी हुई है ना, ये इसको लेस कर लेंगे तो आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अगर आपको टोटल प्रॉफिट नहीं बल्कि डेट वाइज प्रॉफिट चाहिए तो फिर आप क्या करें, फॉर एग्जाम्पल आपने अगस्त 14 को जो यूनिट सेल किए 69 लाख में बेचे हैं आपने। अब ये थे कितने के, इसके लिए आप अगस्त 14 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखेंगे। अगस्त 14 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, 6,47,500। तो 9 लाख में से इसको लेस कर लेंगे ना तो आपको प्रॉफिट मालूम चल जाएगा। यानी 9 लाख के बेचे और 6,47,500 के पड़े, तो इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन डिटरमिन एंड कैलकुलेट रेवेन्यू डेट वाइज एंड टोटल, दोनों काम हो सकते हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे बताएं, मैं कैसा ग्रॉस प्रॉफिट निकालूं, डेट वाइज या टोटल? मैं टोटल निकाल रहा हूं। लेकिन अगर आपसे कोई डेट वाइज पूछ ले तो आप क्या पेरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में निकाल सकते हैं डेट वाइज प्रॉफिट? नो, लेकिन परपेचुअल में निकाल सकते हैं। अभी आपसे अगर सवाल पूछा जाए पेरियोडिक में क्यों नहीं निकाल सकते डेट वाइज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आप क्या जवाब देंगे? आप क्या जवाब देंगे? आवाज दूसरों, सीओजीएस डेट वाइज नहीं पता, वहां साल के एंड में सीओजीएस मालूम चल जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड साल के एंड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड साल के एंड में मालूम चल जाएगी हमें, हम टोटल प्रॉफिट वहां निकाल लेंगे। लेकिन हम डेट वाइज प्रॉफिट वहां नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां पर डेट वाइज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता होती है, इस वजह से डेट वाइज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आधा इल्म नुकसान दे सकता है, पूरा इल्म होना चाहिए हमारे पास। अब अगर आप इन्वेंटरी वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं, और से सुने, आपको चाहिए इन्वेंटरी वैल्यूएशन में कोई चीज ना छोड़े। आप पेपर में अगर इन्वेंटरी वैल्यूएशन का क्वेश्चन आ गया तो वो उससे आउट तो दे ही नहीं सकता ना, तो आप लाजमी उसे अटेम्प्ट देके उसके मार्क्स ले लेंगे। अब अगर आप चीजें टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक में एक चीज छोड़ दी, दूसरे टॉपिक में दूसरी चीज छोड़ दी, जो जो आप छोड़ते चले जा रहे हैं हर टॉपिक में, वही आ गया पेपर में सारा। तो क्या नहीं नहीं, अल्लाह तो नहीं कर, अल्लाह ये नहीं चाहता कि आपके साथ बुरा हो, लेकिन हमें अपनी एहतियात करनी है। जब मैंने यहाँ पर मैनेजमेंट हमारा सब्जेक्ट था, उसमें इन्होंने पेपर कैसे बनाया था, आपके काम की चीजें इकोनॉमिक्स में भी ऐसे होता है, पूरे चैप्टर में से पेपर नहीं बनाया, एंड में कुछ ब्लॉक्स बने हुए थे, उसमें कुछ इजाफी बातें लिखी हुई थी, पेपर में उसमें से क्वेश्चन दे दिया। पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है, वो एंड में जो इम्प्लीकेशन थी वो आपने क्यों छोड़ दी? अरे पूरा तो पढ़ ली है, छोड़ो ये तो ऐसी है,
वो जो ऐसी है ना, वो ऐसी में से सवाल बन गया, तो ऐसी को नहीं छोड़े आप। कंप्यूटेशन फॉर ग्रॉस प्रॉफिट, वी आर डिटर्मिनिंग, मुझे पता है बेटा, आएगा, खुद आएगा जब टॉपिक ऐड हो जाए ना। हाँ, जब टॉपिक सारे ऐड हो जाएं तो आप मुझे याद दिलाइएगा। और मैंने कहा भी है कि एक जगह लिखते रहें कि जिन टॉपिक्स को मैं डेफर करूं, अगर भाग गया तो पकड़ लेना फिर। सही नहीं, मट्टी तो नहीं डालेंगे बेटा, लेकिन अगर एक बात बताएं, अभी सुन तो ले मेरी बात। आप अगर हम पढ़ रहे हैं कोई टॉपिक, उसका एक ऐसा टाइम है जहां पे वो बहुत अच्छा समझ में आएगा, तो उस टाइम का वेट करना चाहिए ना। मैं थोड़ा सा, जैसे अभी ये इन्वेंटरी वैल्यूएशन है, इसमें मुझे आपको ये बताना नहीं पड़ रहा कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ये हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन आप उस वक्त मुझसे ये पूछते कि आपके सवाल में ये लिखा हुआ है कि 60,000 वाली इन्वेंट्री 1 लाख में बेची है, तो ये कैसे मालूम चला कि 60,000 वाली मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकला? तो उस वक्त तो मैं नहीं बता सकता था आपको, जब मैं अकाउंटिंग साइकिल आपको पढ़ा रहा था, वहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन था। यहां पे आपको मालूम चला कि कार्ड बना के कैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली जाती है। वहां पे ऐसा कोई डाटा नहीं था, तो हम आपको नहीं बता सकते थे वहां पे, लेकिन अब आपको पता है। चलिए, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बेटा? पहले सेल्स लिखेंगे। सेल्स कितनी है? ये रही सेल्स, इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जी बेटा, कितनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है? ये रही हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 2597,500 माइनस करेंगे 2597,500, ये हम माइनस कर लेंगे इसमें से, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्या हम पूरा इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं यहां पर? अगर हमारे पास डाटा हो तो हम इसमें से अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी लेस कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास डाटा नहीं है, तो बस हम लिख देंगे दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। पहले भी आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है परपीचुअल में। अब वहां पर जो आप सेल्स लेके जाते थे ना, नेट सेल लिखते थे उसको, बस यहाँ डायरेक्ट हमने सेल उठा ली। वजह, सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट नहीं है। अगर सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट होता तो उसको माइनस करते। कितनी चीजें पढ़ ली हमने? कार्ड कैसे बनेगा, इन्वेंट्री कार्ड कैसे बनेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एंडिंग इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, दूसरा सेल्स कैसे निकालते हैं। अब आपको यहां पता चल गया। मैंने बेटा, आप बातें मुसलसल बातें कर रही हैं आप, प्लीज नहीं, टॉपिक के बारे में भी बातें करनी है, मुझसे बातें करनी। थैंक यू। इसको मैंने सेल्स को डेट वाइज क्यों निकाला है? अरे बेटा, ये मैंने इस वजह से डेट वाइज निकाली है ताकि मैं आपको बता सकूं कि यहाँ पे डेट वाइज भी प्रॉफिट निकल सकता है, सेल वाइज भी प्रॉफिट निकल सकता है। अगर मैं डायरेक्ट जो है 235 को 15,000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 35,25,000। लेकिन मैंने वो वाला वैसा कंप्यूटेशन इधर इस वजह से नहीं बनाया क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि डेट वाइज जो हमारी सेल वाइज भी हमारा प्रॉफिट निकल सकता है। पेपर में जब आप करेंगे ना, अगर वो आपसे ग्रॉस प्रॉफिट मांगे टोटल में, तो आपको ये इतना बड़ा कंपटीशन बनाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट 235 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 15,000 से, आपकी सेल्स आ जाएगी और आपको ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट हो जाएगा। टाइम बताना है ना आपको, लेकिन यहाँ तो मुझे आपको सारा बताना है। जी बोलें। नहीं, पीरियोडिक में आपको पता नहीं चलेगा। वैसे एक बात है कि आपको पता होता है कि नॉर्मली ये चीज इतने की बिकनी चाहिए, उससे कम की बिक रही है तो आपको अंदाजा हो जाता है कि हमने लॉस पे बेचा है, लेकिन एग्जैक्ट लॉस का अमाउंट आपको पता नहीं चलता, या एग्जैक्ट प्रॉफिट का अमाउंट आप डिटरमिन नहीं कर सकते। अंदाजा लगा सकते हैं, उसे मेथड से अंदाजा लगाने की, इन्वेंटरी टू एस्टिमेट, अंदाजा ही होगा। और बिजनेस में एक बात और भी सुन लें आप, अब आपने बात कर ली है तो बिजनेस में तकरीबन 50% चीजें जो है ना वो एस्टिमेट पे चलती हैं। अब एक बात बताएं, आपको प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन कितनी प्रोडक्शन करें, इसके लिए आप डिमांड एस्टिमेट करेंगे ना कि इस महीने हमारे 2 करोड़ यूनिट्स बिकेंगे। ये कहां से पता चला आपको? किसी जिन वगैरह ने तो नहीं बताया, आपने एस्टिमेशन किया, अंदाजा है। जरूरी है इतने यूनिट बिके, हो सकता है ज्यादा बिके, हो सकता है कम बिके, तो डिमांड ही हमारी एस्टिमेटेड है, तो आगे सारी चीजें एस्टिमेटेड हो जाएंगी।
तो ये बहुत सारी चीजें एस्टिमेटेड चलती है, लेकिन एस्टिमेशन आपका नियर टू एक्यूरेट होना चाहिए। ओके, आगे अब जो मैं चीज करवा रहा हूं ना बेटा, ये चीज आप लोग मुझे करवाएंगे, क्योंकि मैंने आपको परपेचुअल की एंट्रीज पीछे करवाई हुई है। मैं आपको याद दिलाता हूं, परपेचुअल की मैंने आपको एक परचेज की एंट्री करवाई थी। जब मर्चेंडाइज खरीदते हैं तो क्या एंट्री बनती है? अगर कैश पे खरीद रहे हैं तो इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, उधार पे खरीद रहे हैं तो इन्वेंट्री डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, ये एंट्री थी। अच्छा, रिटर्न वाली एंट्री के बारे में हम बात नहीं कर रहे थे। सेल करते थे परपेचुअल में तो क्या एंट्री बनती थी? सेल्स क्रेडिट, उधार पे सेल करें अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। अच्छा, बस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की भी एंट्री बनती थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। इसका मतलब है परपेचुअल में सेल के वक्त 2 एंट्रीज बनेंगी और परचेज के वक्त 1 एंट्री बनेगी। तो आप लोग अगर चाहें तो आप यहां पर एंट्रीज बना सकते हैं। क्या नाम है इसका? इकबाल, जावेद एंड इकबाल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, जावेद एंड इकबाल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। मुझे एक बात बताएं, अगर आप सेल्स निकालें, मैंने फाइफो से किया है ना, आप लाइफो वाली सेल्स निकालें, क्या आएगी सेल्स? लाइफो में अगर आप सेल्स निकालें, मैंने तो फाइफो में निकाला है बेटा, ये लिखा हुआ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आप लाइफो में सेल्स निकालें तो कितनी आएगी? सेल्स बोल रहा हूं, सेल्स मतलब रेवेन्यू होती है बेटा। लाइफो में कितनी सेल्स आएगी? यही आएगी सेल्स। फाइफो, लाइफो और एवरेज जो है ना, वो कॉस्ट पे इंपैक्ट डालेगा ना, सेल्स में थोड़ी डालेगा। आप फाइफो से करें या लाइफो से करें, एवरेज से करें, यूनिट तो 15,000 का ही सेल हुआ है, सेल्स में कोई फर्क नहीं आएगा। फाइफो से करें, लाइफो से करें, एवरेज से करें। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट चेंज होगा? क्यों चेंज होगा? क्योंकि लाइफो की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलग आती है, फाइफो की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलग आती है और एवरेज की अलग आती है। इसका मतलब है सेल्स में कोई तब्दीली नहीं आएगी, ग्रॉस प्रॉफिट में आएगी। अच्छा, एंट्रीज में तब्दीली आएगी? फाइफो, पहले एंट्रीज बना लेते हैं। चलिए, एंट्रीज बनेगी लाइन से। आप कार्ड से देख के एंट्रीज बना सकते हैं। कार्ड में सब कुछ नजर आ रहा है हमें। पहले क्या है? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ये बैलेंस। कितना बैलेंस था? 10 लाख। 10 लाख की इन्वेंट्री जनवरी 1 को हमारे पास रखी हुई है। इसकी एंट्री बताओ। इन्वेंट्री डेबिट कैपिटल क्रेडिट। भाई इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, बैलेंस की एंट्री नहीं होती। बैलेंस की एंट्री क्यों नहीं होती? दिस इज नॉट ट्रांजैक्शन। बैलेंस ट्रांजैक्शन बेटा, ये मुझे याद करवाना था आपको। अभी जो हंसे है ना, इससे आपको याद रहेगा। बैलेंस की कभी भी कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि बैलेंस ट्रांजैक्शन नहीं होती, तो आप बैलेंस की एंट्री नहीं बनाएंगे। अब आ जाए जैन 15 को देखें, आपने परचेज किया है, कितने की इन्वेंट्री परचेज हुई है? 1,10,000। इसकी एंट्री बनाएंगे हम। यहां पे पहले लिखेंगे डेट 2008 जैन 15 है, जैन 15 को परचेज किया। बेटा क्या एंट्री बनाएंगे हम? कि एक जी एंट्री बताएं। परचेजेस डेबिट, परचेजेस डेबिट बोला ना आपने, बोलते ही नहीं। परचेजेस डेबिट नहीं होगा ना बेटा, क्योंकि परचेजेस इज द टाइटल दैट इज यूज्ड इन पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज डेबिट होगी, इन्वेंट्री डेबिट एंड, और हम एज्यूम करेंगे हमने उधार पे खरीदा है। बेटा नॉर्मल लाइफ में ना, जब कुछ भी ना बताया जाए ना, तो ट्रांजैक्शन उधार पे हो रही होती है। अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो आप देखेंगे 99% ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट होती है, चाहे सेल की हो, परचेज की हो। ये कितने थी? 1,10,000। ये मैं डेटेड एंट्रीज करवा रहा हूं आपको। कौन सी? डेटेड, डेट वाइज नरेशन, परचेज, इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट। ये एक एंट्री बन गई। और हमने कहां से देखा इसको? कार्ड से। कार्ड में पहली चीज हुई इन्वेंट्री परचेज हुई। इसके बाद देखें बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती भाई, छोड़ देंगे इसको। अब आप आ जाए 20 में इन्वेंट्री सेल हुई है। व्हाट इज दिस? 50,000 रुपीज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब यहाँ दो काम है,
50,000 की हमें पड़ी थी और हमने कितने की बेची है, सेल से मालूम चलेगा 75,000। यानी जो 20 तारीख को हमने सेल किया वो हमने बेचा 75 में, हमें पड़ा 50,000 का। तो अब यहाँ दोनों की एंट्रीज बनाओगे, रेवेन्यू की भी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की भी। ये एंट्रीज मैंने आपको पहले बताई नहीं है ना, तो यहाँ देखिए हमारा टाइम सेव हो गया, वरना मुझे समझाना पड़ता कि ये एंट्री कैसे बन रही है। नाउ Jan 20, चले एक एंट्री बनवाए, पहले मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बनवा दें जी, बनाए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट एंड इन्वेंट्री क्रेडिट, यानी इन्वेंट्री की कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर कर दिया। कितनी थी वो? 50,000। ये हमने 50,000 कहां से उठाया बेटा, बताओ जरा जगह। ये 50,000 मैंने कहां से उठाया है? कार्ड में से। कार्ड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कॉलम से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमेशा कहां से मिलेगी? कार्ड में से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कॉलम से। अच्छा, एक एंट्री ये बन गई। नरेशन क्या आएगी बेटा? टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बोथ आर करेक्ट। शॉर्ट से आप बचे, जो आपको शॉर्टकट बताए क्लास से नहीं, उसको अपनी जिंदगी से बाहर निकालने। अच्छा बेटा, अब मुझे बताएं आप जरा, अगली एंट्री क्या बनेगी? एक तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बना ली, अब सेल्स की बनेगी। सेल्स हमने कितने का किया? 2 करोड़ का, 75,000 का। तो क्या एंट्री बनेगी? डेट वही रहेगी क्या? डेट वही रहेगी। क्या एंट्री होगी? ऑन अकाउंट एज्यूम कर रहे हैं हम, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट। 2 मिनट ठहरो, सेल्स क्रेडिट, 1 मिनट बेटा। नरेशन आएगी टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स। अब इसका अमाउंट कहां से उठाएंगे? सेल्स का, सेल्स के कंप्यूटेशन से। तो आपके पास सेल्स का अमाउंट हमेशा सेल्स के कंप्यूटेशन से आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट इन्वेंट्री कार्ड से आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉलम से, और परचेज का अमाउंट आएगा कार्ड में परचेज के कॉलम से। अभी हमने कहां तक की एंट्रीज बना ली? हमने बना ली 20 तक की एंट्रीज। अब इसके बाद देखिए बैलेंस आ रहा है ना, इस बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती। अब एक सवाल मैं लूंगा, उसके बाद आगे चलेंगे। बोले कॉस्ट, परचेज किया इन्वेंट्री और आगे कॉस्ट दे रहा है ना, कितने की खरीदी है। हाँ, तो क्या करेंगे? हाँ, यहां पर और आगे भी हर जगह। शुरू में जब हमने पढ़ा था तो मैं आपको बताया था कि नाम नहीं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो कैश पे एज्यूम कर लें आप, सही है। लेकिन इन्वेंट्री के टॉपिक में हम ये एज्यूम करेंगे कि हमने क्रेडिट और परचेज सेल कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जो इन्वेंट्री खरीदी और बेची जाती है ना, वो क्रेडिट पे परचेज की जाती है। तो इस टॉपिक में जब स्पेसिफिकली इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक हो तो कुछ मेंशन ना किया हो तो आप क्रेडिट पे डालेंगे उसको। जी बेटा, अब कौन सी डेट की एंट्री बनाऊं बताइए? Feb 18। Feb 18 में क्या हो रहा है? सेल हो रहा है। तो कितनी एंट्रीज बनाएंगे सेल में? 2 एंट्रीज। 4 कहां से? 2 हैं। ये तो जोश में ऐसे आया था, अब 2 हो गया। अब मुझे बताएं, इसमें 2 एंट्रीज बनेगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वो कितने थे? 2 लाख से, और एक सेल्स की बनेगी वो कितनी है? 3 लाख। और एंट्रीज यही बनेंगी, डेट चेंज होगी बस। डेट क्या है? Feb 18। देखें, इन्हीं एंट्रीज को कॉपी कर लेते हैं, हाँ वही छाप लेते हैं। क्या पूछ रही बेटा? पहले क्यों लिख रहे हैं? मैंने आप ये बोलना चाह रही है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री पहले क्यों बना रहे हैं, सेल्स की बाद में क्यों बना रहे हैं? आप सेल्स की पहले बना लें, उसमें कोई इशू नहीं है। दोनों एंट्रीज बनानी है, लेकिन पहले सेल्स की बनाए या पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बनाए? अच्छा, यहां पर डेट बताओ, डेट बताओ। खिकी Feb 18, खिकी लगे हुए। अच्छा, अब इसमें यहां भी Feb 18 आएगा, सेल की एंट्री में भी। अब अमाउंट कहां से आएंगे इसके? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट देखें कितना है Feb 18 का? 2 लाख। आपको बड़े मजे आ रहे हैं ना, कार्ड आसान है ना। अभी आगे चलने जरा पता चलेगा आप। अच्छा, अब सेल का अमाउंट आएगा 3 लाख रुपए। Feb 18 की सेल का अमाउंट कितना है? 3 लाख। हर चीज जब क्लास में हो रही होती है ना बेटा, वो इजी लगती है। आप उसे नहीं करें फिर पेपर के वक्त याद नहीं आएगी आपको, क्योंकि ये चीज बहुत सारा काम हो जाएगा।
जब एग्जाम्स की आप तैयारी करने बैठेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस दूंगा कि आप कैसे तैयारी करेंगे, वरना तो इतना सारा काम है। आप जब पढ़ रहे होते हैं ना, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए पढ़ रहे होते हैं तो सब कुछ पढ़ते हैं आप। पेपर के लिए जब आप जाते हैं तो आगे वहाँ कुछ शॉर्टकट्स होने चाहिए, तो वो शॉर्टकट्स हम आपको बताएंगे कि ऐसे ये शॉर्टकट्स हैं, ऐसे ऐसे करना, ऐसा सवाल आ जाए यूं कर लेना, लेकिन उसके लिए आपको टॉपिक आना चाहिए। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री बनती है, आप बोल रहे हैं ये क्या होती है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, इसके बाद फेब 18 के बाद मुझे बताएं कौन सी एंट्री बनेगी? मार्च 11। मार्च 11 में परचेज हो रहा है, परचेज की कितनी एंट्रीज बनती हैं? एक, सही है, 2,30,000 मार्च 11। तो एंट्री तो यही वाली बनेगी, एंट्री तो यही बनेगी ना, बट डेट चेंज हो जाएगी। जी बेटा, मार्च 11। क्या हो गया, क्या अमाउंट आएगा? 2,30,000। सीनियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी कदर करें सबकी लाइफ में। आपको एक बात पता है, अगर आप किसी सीनियर से जो कि आगे SL1 SL2 में बैठा हुआ है, आप उससे पूछेंगे ना बात, तो जो काम आप 3 महीने में करते हैं ना, वो एक दिन में आपको बता देगा, हो जाएगा। टीचर्स और सीनियर्स, टीचर्स के बाद सीनियर्स आपकी हेल्प करेंगे। आप उनसे पूछे, उनको बड़ा शौक होता है बताने का, यूं होता है, यूं होता है, ऐसे कर लो, यूं कर लो, लेकिन एक बंदे की बात सुन के अमल नहीं कर लेना। 3-4 बंदों से पूछे, सीनियर से मिले, चाय वाय पिलाएं, उन्हें समोसे खिलाएं। ओके, मार्च 11। अच्छा, कुछ सीनियर्स होंगे लिफ्ट ही नहीं करवाएंगे, आप भी लिफ्ट नहीं करवाएं, आप किसी और के पास चले जाएं। हाँ जी, क्यों नहीं करें? सीनियर से तो बात करनी है आपको, पढ़ाई से मुतालिक बातें पूछे ना उनसे। ओके, अप्रैल 20 इसे कंप्लीट करते हैं, फिर इस बारे में हम डिस्कशन करते हैं। टाइम हो गया, ऐसे इंटरेस्ट तो कंप्लीट करवाने थे। अच्छा, मेरी बात सुने जरा, नहीं कर रहे कंप्लीट, एक चीज और रह गई है, अभी नहीं करवा रहे। एक चीज और रह गई है, और वो ये है कि जो एंट्रीज आप बना रहे हैं ना, अभी हम डेट वाइज बना रहे हैं, ये टोटल में भी बन सकती है। टोटल में जब बनेगी ना, तो परचेज के टोटल से एक परचेज की एंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के टोटल से एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री, और सेल्स के टोटल से एक सेल्स की एंट्री। देखना ये इसमें टोटल में नहीं बना सकते क्या? इसमें दोनोकाम हो सकते हैं। मेरे ख्याल में हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए बेटा, नेक्स्ट क्लास में टाइम जाया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।